नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 331 लहरों का टूटना। तलवार से हमला करना तुमने अभी अभी सीखा है। अगर ये युन ने पहले शक्तिशाली जुनयुए को न हराया होता, किसी अज्ञात तकनीक का इस्तेमाल करके छल से कियानशुई को पराजित न किया होता और उसका युद्ध का उल्लेखनीय रिकॉर्ड न होता, तो फैंग लिन को शक होता कि ये युन को कोई मानसिक समस्या है। असल में वह तलवारबाजी का वह तरीका अपनाने जा रहा था जो उसने हाल ही में सीखा था और पूरी ताकत से उस पर हमला करने वाला था, जबकि उसने इससे पहले कभी तलवार चलाई भी नहीं थी। ताया दिव्य नगर में तलवारबाजी सीखने के लिए एक पवित्र स्थान है। मुझे उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। ये युन ने स्पष्ट रूप से यह बात कही। ये सुनकर फैंग लिन दंग रह गई। ताया दिव्य नगर में तलवारबाजी सीखने के लिए एक पवित्र स्थान भी है। तलवारों और कृपानों की यह पवित्र भूमि क्या है? ये तो बस कृपान का मकबरा और तलवार का मकबरा है। इसी क्षण युन लोंग 72 पैगोडा के एक बुजुर्ग ने युआनची का उपयोग करते हुए अपनी आवाज सीधे फैंग लिन के कान में पहुंचाई। इस बूढ़े व्यक्ति को पता था कि ताया दिव्य शहर में दो रहस्यमय स्थल हैं, जिन्हें कृपान मकबरा और तलवार मकबरा कहा जाता है। ताया दिव्य नगरी द्वारा दोनों मकबरों को अमूल्य धरोहर माना जाता था। ताया दिव्य नगरी के ये लोग इस स्थान की बहुत सावधानीपूर्वक रक्षा करते थे, यह मानते हुए कि यह किसी महान सम्राट के कुशल कारीगर का अवशेष है, और इसे तलवारबाजों और कृपान चलाने वालों का पवित्र स्थान कहते थे, भले ही वे मकबरों के इतिहास की पुष्टि करने में भी सक्षम न हो। हालांकि युन लोंग दिव्य साम्राज्य के बुजुर्गों के लिए ये सब सरासर जानबूझकर किया गया आदर्शवाद और शेखी बघाना था। यद्यपि उन्होंने तलवार और कृपान की समाधि कभी नहीं देखी थी, वे जानते थे कि ताया दिव्य नगरी में कई वर्षों से अनेक ऋषि तलवार और कृपान के मार्ग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगातार समाधियों में प्रवेश करते रहे थे, लेकिन क्या समाधियों से कुछ ज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषियों को अभी भी कमजोर और बेकार नहीं समझा जाता था? ताया दिव्य नगर की हर पीढ़ी में केवल नगर स्वामी ही चिंता का विषय था। अगर कब्रों का स्तर वैसा ही हो जैसा ताया डिवाइन सिटी ने 10,000 कदम पीछे जाकर बताया है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर वह वास्तव में किसी महान सम्राट का अवशेष हो? जब लोगों ने लाखों वर्षों तक तलवार के मकबरे का अध्ययन किया और कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिला, तो ये युन जैसे एक युवा कनिष्ठ व्यक्ति को अंदर जाकर आकाश को पलटने की क्षमता कैसे मिल सकती थी? लिना, ये लड़का सिर्फ झांसा दे रहा है। ये कहना कि उसकी बेकाबू शक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी महज मनोवैज्ञानिक युद्ध है। अगर तलवार की कोई भी चाल तलवार के मकबरे से सीखी जा सकती, तो ताया दिव्य साम्राज्य बहुत पहले युन लोंग दिव्य साम्राज्य से आगे निकल चुका होता। क्या तब वे सिर्फ एक चरवाहे लड़के के डर से मदद मांगते? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस पूरी ताकत लगा दो। अगर तुम युन को मार भी देते हो तो यही उसका दंड है। हमारे साथ होने से तुम निश्चिंत रह सकते हो। हम तर्क के पक्ष में हैं, इसलिए ताया दिव्य नगरी तुम्हें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग जिन्होंने अपनी वाणी प्रसारित की थी, फैंग लिन के आधे गुरु थे। फैंग लिन ने जल तत्व से संबंधित सभी नियम इसी सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग से सीखे थे। लिन प्र समझती है, ये युन की तलवारबाजी की तकनीक कितनी भी अच्छी क्यों न हो, मैं अपनी तलवार से हमला करने की पूरी कोशिश करूंगी। फैंग लिन ये युन को तुच्छ नहीं समझती थी। उसका शक्तिशाली व्यक्तित्व लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक ऐसी दिव्य पर्वतमाला बन गई हो जिसे कोई देख नहीं सकता। एल्डर स्टैंड में कैंगियान की उंगलियां मेज पर खटखटा रही थी। उसकी पतली हथेली पसीने से तर थी। ये बच्चा क्या कर रहा है? क्या वह सचमुच तलवार के मकबरे से सीखी हुई चाल का इस्तेमाल फैंग लिन का सामना करने के लिए करना चाहता है? क्या कांगियान ये युन तलवार की समाधि में तलवारबाजी के तरीके सीख रही थी? इसी क्षण ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख की कठोर आवाज कांगियान के कानों में गूंजी। कैंगियान को बहुत बुरा लगा। वही तो था जो ये युन को तलवारबाजी की कला सिखाने के लिए मकबरे में लाया था। उसने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, इस बच्चे ने कुछ दिन पहले तलवारों के मकबरे में प्रवेश करने की जिद की थी। पहले तो मैं सोच रहा था कि उसे थोड़ा सबक सिखाऊं और कुछ शर्तें रखूं, उसे तलवारों के मकबरे में ले जाऊं। किसे पता था कि वह ऐसा करेगा। कुछ दिन पहले उसे थोड़ा सबक सिखाने के लिए। अधेड़ उम्र के विद्वान ने इन शब्दों को कई बार दोहराया। पता नहीं वह क्या सोच रहे थे। कैंगियान बेबस थी। ये युन का तलवारबाजी में उज्ज्वल भविष्य था, फिर भी वह तलवार चलाना सीखना चाहता था। वह वाकई चिंता का विषय था, और इस समय कांगियान के पास आगे कुछ भी समझाने का समय नहीं था। 18 फैंग लिन और फैंग लिन के एस्पेक्ट टोटेम ने अपनी तलवारें उठा ली। तलवारों की किरणें आपस में बुनती हुई आकाश में फैल गईं। दूर से देखने पर यह एक विशाल सागर की तरह प्रतीत होता था। ये सागर धुंधले, झिलमिलाते और लहरदार जल का एक विशाल विस्तार था। महासागर विशाल मात्रा में पानी से भरा हुआ था। लोग सांस रोककर बैठे थे। इस मैच की शुरुआत से ही फैंग लिन के दांव बेहद चौंकाने वाले थे। इसी क्षण फैंग लिन ने प्रहार किया। 18 तलवार किरणें एस्पेक्ट टोटेम की तलवार के साथ विशाल सागर में प्रवेश कर गईं, जिससे एक विशाल लहर उत्पन्न हुई। ये लहर विनाशकारी इरादे से भरी हुई थी। यह युआनची की कोई मायावी छवि नहीं थी, बल्कि तलवारची से निर्मित थी। वहां केवल एक लहर नहीं थी, एक के बाद एक लहरें उठती गईं और हर लहर पिछली लहर से ऊंची होती गई। कुल मिलाकर 9 विशाल लहरें पहाड़ों की तरह ही युन की ओर बढ़ रही थीं। लहरों के भीतर भयानक तलवार की ऊर्जा व्याप्त थी। उस क्षण दिव्य वन्य अवस्था से नीचे के योद्धाओं, विशेषकर उस उग्र लहर का सामना कर रहे योद्धाओं ने अपनी भौहों पर तलवार की ऊर्जा का अनुभव किया।
इससे वे भयभीत और व्याकुल हो गए। कई लोग अचेतन रूप से पीछे हट गए। फेंग लिन के तलवार के हमले की भयावहता का अंदाजा केवल तलवार की ऊर्जा की शक्ति से ही लगाया जा सकता था, जो स्वर्ग के इन प्रिय बच्चों को पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए पर्याप्त थी। इस समय गरजते हुए समुद्र और विशाल लहरों के सामने खड़ा ये यून आकार में बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। वह तूफान में फंसी एक छोटी नाव की तरह लग रहा था, बिल्कुल नगण्य। ये यून ने विशिष्ट प्रकाश की तलवार को कसकर पकड़ रखा था। ये यून की दृष्टि में समय मानो थम सा गया था। विशाल उमड़ती हुई लहर अत्यंत धीमी गति से चलती हुई प्रतीत हो रही थी। वह विशाल लहर के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में शुद्ध यांग तलवार महल का विशाल तलवार का निशान और भी स्पष्ट हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उसने तलवार महल के स्वामी द्वारा उस निशान को बनाते हुए अतीत का दृश्य अपनी आंखों से देखा हो, और उस विचित्र समय स्थान में हुई दुनिया को तबाह कर देने वाली लड़ाई। कांसे का वह विशालकाय योद्धा जो अपने भाले को लहराते हुए दुनिया के एक कोने को चीर रहा था, लेकिन फिर भी तलवार महल के स्वामी द्वारा लगभग उसका सिर काट दिया गया था। ये यून प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के हमले को हुबहू दोहरा नहीं सका, लेकिन इस चित्र में ये यून तलवार के हमले की अवधारणा का एक अंश पकड़ने में कामयाब रहा। ये वैचारिक निशान धीरे धीरे तलवारबाजी के उन तरीकों के साथ विलीन हो गया जो ये यून ने तलवार की समाधि में सीखे थे। तुरंत ही ये यून के मन को मानो आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ऐसा लगा जैसे अवधारणा और तलवार की चालें आपस में जुड़ गई हो और कोई शक्ति सक्रिय हो गई हो। उसने समुद्र की गर्जना को अनसुना करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। बिना किसी सचेत विचार के ये यून ने अपनी तलवार उठाए और धीरे से नीचे की ओर वार किया। उसी क्षण स्वर्ग पृथ्वी युवांची ऊर्जा समाहित हो गई। सब कुछ तलवारची में परिवर्तित होने लगा। ये तलवारची चारों दिशाओं से गर्जना करने लगी। आकाश में एक विशाल दिव्य तलवार की आभा प्रकट होने लगी। ये तलवार महल के स्वामी द्वारा कभी इस्तेमाल की जाने वाली तलवार से मिलती जुलती थी। हालांकि ये यून अब जिस तलवार का इस्तेमाल कर रहा था वह तलवार मकबरे की एक विशेष तलवारबाजी की तकनीक थी, लेकिन ये यून ने तलवार मकबरे की चाल में एक अस्पष्ट अवधारणा जोड़ दी थी। ये प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस की तलवार के निशान की अवधारणाओं में से एक थी। यह अवधारणा ऐसी प्रतीत होती थी मानो कोई देवता धरती पर विराजमान हो और समस्त जीवन के प्रति तिरस्कार प्रदर्शित कर रहा हो। विंग दर्शक दीर्घा में बैठे कुछ साधकों की तलवारें जोरदार गर्जना के साथ चलने लगी। कुछ तलवारें तो बेकाबू होकर अपने आप ही म्यान से बाहर निकल आईं। मेरी तलवार, एक व्यक्ति ने झट से अपनी तलवार को दबाया और थाम लिया। साधक का साधना स्तर जितना कम होता था उसकी तलवारों पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ता था। हवा में ये यून ने संघनित विशाल दिव्य तलवार को नीचे की ओर उग्र विशाल लहरों में सीधे वार किया। अजीब बात यह थी कि इस भीषण टक्कर की कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की हर चीज अपनी आवाज खो बैठी हो। उसे एक तलवार ने विशाल लहरों को दो भागों में बांट दिया। ऐसा लगा मानो किसी दिव्य तलवार से पहाड़ दो भागों में बंट गया हो। पहली विशाल लहर के विखंडित होने के बाद भी दिव्य तलवार ने अपनी गति नहीं खोई। यह एक अजेय शक्ति थी। एक के बाद एक लहरें चीरती चली गईं। दिव्य तलवार ने सीधे फेंग लिन की भौहों पर वार किया। क्या शक्तिशाली तलवारची को अपनी ओर आते देख फेंग लिन सदमे में थी। उस क्षण उसे सचमुच मृत्यु का आभास हुआ। लाइनर इसी क्षण सफेद वस्त्र धारण किए हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हो गए। उसी समय फेंग लिन ने अपनी तलवार की नोक से इशारा किया और उसके पीछे जल तत्व के 17 दर्पण प्रतिबिंब, साथ ही उसका एस्पेक्ट टोटेम सीधे तलवार की किरण की ओर बढ़े। पेंग एक भीषण प्रहार के साथ जल तत्व से बनी 17 दर्पण छवियां फट गईं, जलवाष्प में परिवर्तित हुई और फिर पूरी तरह से गायब हो गईं। यहां तक कि फेंग लिन का एस्पेक्ट टोटेम भी तलवार की किरण से चकनाचूर हो गया। फेंग लिन का शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसके कंधे से लेकर जांघ तक तलवार का एक गहरा निशान उभर आया। उसका शरीर पलक झपकते ही उड़ गया। पीछे की ओर उड़ते हुए फेंग लिन को महसूस हुआ कि तलवार की ऊर्जा से उसका शरीर लगभग टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने का मतलब निस्संदेह उसकी मौत होगी। और उसी क्षण उसे अचानक लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है। एक सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति भूत की तरह उसके पीछे प्रकट हुआ। इस सफेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने एक हाथ से फेंग लिन को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी आस्तीन झटक दी। पेंग एक जोरदार धमाके के साथ तलवार की ऊर्जा से निर्मित विशाल प्रेत तलवार की छवि को श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने चकनाचूर कर दिया। हालांकि टूटी हुई विशाल तलवार अभी भी तलवार की ऊर्जा के छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो रही थी, जो चीची की आवाजें निकालते हुए बेतरतीब ढंग से फैल रही थी। तलवार की ये ऊर्जा काफी देर तक हवा में घूमती रही। ये तलवार ची सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपनी निगाहें केंद्रित की। इन तलवारों की ऊर्जा में वास्तव में अमरता का अंश था। स्पष्ट रूप से उसकी शक्ति यून से कहीं अधिक थी और वह तलवार की ऊर्जा को पल भर में नष्ट कर सकता था, लेकिन नष्ट हुई तलवार की ऊर्जा अभी भी घातक बनी रही। इससे लोगों में भय का भाव पैदा हो गया। इस समय सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग द्वारा बचाई गई फेंग लिन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके शरीर पर एक भयानक घाव था। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर चीर दिया गया हो। अगर सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति अचानक प्रकट न होता तो फेंग लिन वास्तव में ही यून के तलवार के हमले से मारी जाती। ये दृश्य देखकर पूरा दर्शक वर्ग शांत हो गया। फेंग लिन का 11 तलवारों से किया गया भयंकर अंतिम हमला ये यून द्वारा विफल कर दिया गया, और वह भी इतनी आसानी से। यहाँ तक कि फेंग लिन खुद भी ये यून के हाथों बाल बाल बची थी। ये कौन सा हमला था? क्या ये बहुत ही भयानक नहीं था? ताया डिवाइन सिटी के कुछ बुजुर्ग ये बता सकते थे कि यह हमला वास्तव में तलवार मकबरे से निकला एक तलवार का वार था, लेकिन इस तलवार मकबरे के वार को इतनी शक्तिशाली शक्ति कहाँ से मिली? ये हमला ये कैसे हो सकता है? ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख को यह बेहद रोचक लगा। उन्हें हल्का सा आभास हुआ कि यह हमला तलवार मकबरे की चाल से किसी तरह अलग था। वह इस छोटे से अंतर को समझा नहीं सका। क्या ये कुछ ऐसा था जो ये यून ने जोड़ा था?
जहां तक कांग यान की बात है, जिसने ये यून को तलवार के मकबरे में लाया था, ये यून के अंतिम तलवार हमले को देखने के बाद उसका चेहरा ऐसा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि अभी अभी क्या हुआ था। ये बच्चा, वह कैंग यान ने पलके झपकाते हुए ये यून की ओर देखा। इस समय ये यून का दाहिना हाथ, जिससे वह अपनी तलवार चला रहा था, पूरी तरह से खून से लथपथ था। अध्याय 332, गंभीर रूप से घायल। ये यून का हाथ। सबका ध्यान पहले फेंग लिन पर था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि ये यून के तलवार वाले हाथ से बहुत खून बह रहा था। उसकी सारी रक्त वाहिकाएं फट गई थीं और यहाँ तक कि नसें और नाड़ियां भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। केवल तलवार से हमला करने से ही उसके हाथ में ऐसी चोट लग गई। तलवार चलाने का ये तरीका बेहद भयावह है। ये सोचकर हैरानी होती है कि यून के हाथ को इतनी गंभीर चोट लग सकती है। उस तलवार के वार की शक्ति यून की सहन शक्ति से कहीं अधिक है। उसकी साधना का स्तर सीमित है, इसलिए उसकी नसों में इतनी ऊर्जा का संचार होने से वे तुरंत फट गईं। उद्धरण चिन्ह। ताया डिवाइन सिटी के योद्धा अत्यंत चिंता के साथ ये यून को देख रहे थे। तलवार से एक हमले की कीमत इतनी अधिक होने के कारण क्या ये यून अभी भी अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकता था? ये यून। इसी क्षण ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख खड़े हो गए। वे सम्मान के पदों पर काफी दूर बैठे थे, लेकिन उन्होंने ये यून को जिस दृष्टि से देखा, वह उदारतापूर्वक प्रशंसा से भरी थी। आपने पहले ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यदि आप इसे जारी नहीं रख सकते तो खुद पर दबाव न डालें। ताया डिवाइन सिटी के नगर प्रमुख को ये यून के समग्र समूह चैंपियनशिप जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यह बहुत कठिन था। अब नगर स्वामी को पता था कि ये यून के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल कर पाना लगभग असंभव था। कम से कम ये यून उस भयानक तलवारबाजी के हमले को दोबारा नहीं कर सकता था। उसका हाथ इसे सहन नहीं कर पाएगा। तलवार के हमले के कारण, जिसमें भारी मात्रा में युआनची खर्च हुई, ये यून के पास केवल 60-70% युआनची ही बची थी। इस अवस्था में यून लॉन्ग डिवाइन किंगडम के प्रतिद्वंद्वियों से लड़ना बेहद मुश्किल था। वास्तव में ये कहना गलत नहीं होगा कि जीतना लगभग असंभव था। यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य की ओर देखने पर प्रतिभागी बेंचों पर 13 अन्य लोग बैठे थे। काले वस्त्र पहने पीले चेहरे वाले युवक ने ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख का विशेष ध्यान आकर्षित किया। उसकी शक्ति युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं के लिए अकल्पनीय ही थी। ऐसी स्थिति में ये यून कैसे जीत सकता था? इस समय काले वस्त्र पहने युवक अब कोने में चुपचाप नहीं बैठा था। वह तलवार पकड़े खड़ा हो गया और अपनी गहरी काली आंखों से ये यून को घूरने लगा। ये यून ने भी काले वस्त्र पहने युवक की ओर पीछे मुड़कर देखा। उसका दाहिना हाथ अभी भी कांप रहा था और उससे लगातार खून टपक रहा था। अफसोस की बात है, इसी क्षण काले वस्त्र पहने युवक ने ये यून को युआनची की आवाज में संदेश भेजा। उसकी आवाज ठंडी और निर्मम थी, जिससे चिंता होने लगी। अगर मुझे पता होता कि तुम में इतनी ताकत है तो मैं पिछले दौर में तुमसे व्यक्तिगत रूप से लड़ता, और अब तुम्हारे हाथ की इस हालत को देखकर तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। काले कपड़े पहने युवक ने ये यून के हाथ की ओर देखा और खेद का भाव दिखाया। हालांकि इस समग्र समूह मुकाबले में प्रतिभागियों को अपने इलाज के लिए गोलियां, औषधियां और अवशेष लेने की अनुमति थी, लेकिन कम समय अवधि के कारण उनका प्रभाव सीमित रहा। समझदार लोग बता सकते थे कि ये यून के हाथ की चोट हड्डियों की जड़ों और नसों तक पहुंच गई थी। तुरंत इलाज करने पर भी थोड़े समय में केवल थोड़ा सा हिस्सा ही ठीक हो सकता था। अगर ये यून ने दोबारा तलवार से हमला किया तो उसका हाथ पूरी तरह से नष्ट हो सकता था। काले कपड़े पहने इस युवक को यह बहुत दुखद लगा। वह मार्शल आर्ट का दीवाना था और अपने सभी साथियों से कहीं आगे था। एक अकेले माहिर के रूप में वह एक ऐसे कुलीन योद्धा की तलाश में था जो उसके साथ एक रोमांचक मुकाबले में प्रतिस्पर्धा कर सके। अगर ये यून तलवार चलाने की वह कला जानता तो वह इस मुकाबले के लिए योग्य हो जाता। ये यून ने काले वस्त्र पहने युवक को चुपचाप देखा। उसे पहले से ही अंदाजा था कि यह लड़ाई बहुत कठिन होगी, और अब सचमुच ऐसा ही हुआ। यह उसकी उम्मीदों से भी कहीं अधिक कठिन थी। केवल दूसरी ही लड़ाई में उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया था। हालांकि फेंग लिन बहुत ही शक्तिशाली थी और उसने ये यून को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। शुद्ध यान तलवार महल की अवधारणा से युक्त तलवार के हमले का प्रयोग ये यून नहीं कर सकता था। वह इतनी ताकत से वार नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करता तो ये यून अपनी भुजा पर पड़ने वाले तनाव को सहन नहीं कर पाता। ये यून, खुद पर जोर मत डालो। यह देखकर कि ये यून कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, नगर प्रमुख ने फिर कहा। इस गठबंधन प्रतियोगिता में विशेषज्ञों के बीच होने वाले मुकाबलों में जान जा सकती थी। अगर जान न भी जाए तो भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हो सकते थे, जिनमें से कुछ अपाहिज भी हो सकते थे। कुछ लोग 6 महीने से अधिक समय तक बिस्तर पर पड़े रह सकते थे, और ये यून जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए ये 6 महीने बहुत कीमती थे। वह इन्हें गंवाना नहीं चाहता था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सिटी लॉर्ड। हालांकि मुझे लगता है कि मैं लड़ना जारी रख सकता हूँ। ये यून की आवाज शांत थी। ये सुनकर ताया दिव्य नगर के योद्धाओं के दिल बैठ गए। ये यून की वर्तमान स्थिति देखकर उन्हें बेहद चिंता हुई। ये यून की युआनची बहुत कम हो चुकी थी और उसका हाथ बुरी तरह से घायल था। ऐसे में वह आगे कैसे बढ़ सकता था? चूंकि आप जिद कर रहे हैं तो ठीक है। अधेड़ उम्र के विद्वान ने ये यून को ध्यान से देखा और फिर धीरे से बैठ गए। हाँ, ये यून तो बेइज्जती सहने को तैयार है। साफ है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी अड़ा हुआ है। यून लॉन्ग दिव्य राज्य की ओर से रेशमी वस्त्र पहने एक युवक ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा। युवक के रेशमी वस्त्र यून लॉन्ग दिव्य राज्य के कुलीन वर्ग के वस्त्र थे। इन वस्त्रों पर उड़ते हुए काले नदी ड्रैगन की कड़ाई थी। ये ताया दिव्य राज्य के विस्काउंट के समकक्ष था। इस उम्र में विस्काउंट पद तक पहुंचना इस बात का प्रमाण था कि यह युवक कमजोर नहीं था। एक कमजोर पर चुकी सेना को वीरों के शब्द नहीं बोलने चाहिए। ये यून का अंत हो चुका है। उसका हाथ अपंग है और उसकी युआनची शक्ति 70% से भी कम बची है। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
युन लॉन्ग डिवाइन किंगडम के एक अन्य कुलीन व्यक्ति ने कहा। वह शालीनता से हार स्वीकार कर सकता था, लेकिन वह इतना समझदार नहीं था और इसके बजाय वह मंच पर मरने पर अड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो मैं ऊपर जाकर उसे खत्म कर दूंगा। उड़ने वाले काले नदी ड्रैगन का सूट पहने युवक ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कृपान के साथ दिव्य वन्य मंच पर छलांग लगा दी। मुझे यह मैच लड़ने दो। युवक ने अपनी लंबी तलवार यी यून की ओर तानते हुए चुनौती भरे अंदाज में मुस्कुराया। ये यून, लगातार कई लड़ाइयां जीतने के बाद तुम बहुत घमंडी हो गए हो। दुर्भाग्य से तुम्हारी हार मेरे हाथों ही तय है मुरोंग बुआंग। आओ देखते हैं तुम्हारी और क्या क्या क्षमताएं बची हैं, उनका पूरा इस्तेमाल करो। मुरोंग बुआंग के शब्दों में कोई संयम नहीं था, जिससे आसपास के ताया डिवाइन सिटी के साधक क्रोध से भड़क उठे। ये खुद को क्या समझता है? किसी की कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को महान दिखाने का नाटक करता है। ये तो कतई बेशर्म है। कुछ वरिष्ठ किसान तो बस यही कामना कर रहे थे कि काश वे तुरंत जाकर मुरोंग बुआंग को काट पाते। अगर सीनियर यी यून को चोट न लगी होती तो वह सीनियर यी यून का मुकाबला नहीं कर पाता। ताया डिवाइन सिटी की एक नौसिखिया जूनियर भी गुस्से से आग बबूला हो रही थी, यहाँ तक कि उसकी अविकसित छाती भी ऊपर नीचे हो रही थी। हालांकि इस समय मुरोंग बुआंग ने केवल व्यंग्य करते हुए कहा, लड़ाई का परिणाम ही मायने रखता है, प्रक्रिया से क्या लेना देना। अगर तुम प्रतिभाशाली भी हो तो क्या हुआ, अंत में तुम मुझसे हार ही जाओगे। कारण चाहे जो भी हो, मुझसे हारना मतलब हारना ही है। यह ऐसी चीज है जिसे तुम अपने पूरे जीवन से मिटा नहीं सकते। अगर कोई महिला संत भी मुझसे हार जाती है तो वह हमेशा के लिए हार जाएगी। हाँ, मुरोंग बुआंग हंस रहा था, तभी अचानक वह अचेत अवस्था में चला गया। उसने देखा कि यी यून ने अपने अंतरस्थानिक घेरे से एक पात्र निकाला। उसने पात्र का ढक्कन खोला और उसमें एक गाढ़ा और चिपचिपा तरल पदार्थ था। यह क्या है? मुरोंग बुआंग के ध्यान से देखने से पहले ही यी यून ने अपना सिर झुकाया और बर्तन में मौजूद सारा लाल तरल पदार्थ खत्म कर दिया। उस पात्र के अंदर बहुमूल्य रक्त था, स्वर्ण कौवे प्रजाति का बहुमूल्य रक्त। फॉलन स्टार गेट में गोल्डन क्रो प्रजाति को मारने के बाद यी यून ने गोल्डन क्रो प्रजाति के शव को अपने अंतरस्थानिक वलय में रख लिया था। उसने गोल्डन क्रो प्रजाति के हृदय का रक्त भी निकाल लिया था और उसे रक्त पात्रों में संग्रहित कर रखा था। गोल्डन क्रो प्रजाति का सारा सार यही समाहित था। उसकी बाह पर एक के बाद एक रक्त वाहिकाएं फट गईं और उनसे लगातार खून बहता रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसे खून के तालाब से निकाला गया हो। यह बेहद भयावह था। यी यून जिस हाथ से तलवार पकड़े हुए था वह कांप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे तलवार पकड़ना भी मुश्किल हो रहा हो। इस तलवार के हमले से वास्तव में यी यून के दाहिने हाथ की सभी रक्त वाहिकाएं फट गई थी। अध्याय 333 सुनहरे कौवे का अनमोल रक्त। गोल्डन क्रो प्रजाति के बहुमूल्य रक्त में अत्यंत समृद्ध शुद्ध यांग ऊर्जा मौजूद थी। ये किसी भी अन्य औषधि से कई गुना बेहतर थी। सामान्य औषधियां, यहाँ तक कि उच्च श्रेणी की भी बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धाओं के लिए सीमित थी। बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धा केवल थोड़ी सी मात्रा ही अवशोषित कर सकते थे और अवशोषित करने के बाद भी औषधीय सार को पचने में समय लगता था। अंततः इन औषधियों के औषधीय गुण योद्धा की ऊर्जा से भिन्न थे। हालांकि चूंकि यह गोल्डन क्रो प्रजाति का बहुमूल्य रक्त था, इसलिए स्थिति बिल्कुल अलग थी। चूंकि यी यून ने गोल्डन क्रो प्रजाति के पशु चिन्ह को आत्मसात कर लिया था और गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटेम का निर्माण कर लिया था, इसलिए उस बहुमूल्य रक्त में निहित सार और शुद्ध यांग ऊर्जा यी यून के साथ अत्यधिक अनुकूल थी, क्योंकि वे एक ही स्रोत से आए थे। अतः उसके लिए इसे आत्मसात करना बहुत आसान था। यी यून ने जब गोल्डन क्रो का कीमती खून पिया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में शुद्ध यांग ज्वाला जल रही हो। यह ऊर्जा सबसे पहले उसके दांतियान में प्रवेश कर गई और फिर वहां से उसके अंगों में फैल गई। यह अनुभूति अत्यंत सुखद थी। यी यून की बुरी तरह से घायल बांह की बात करें तो उसमें मौजूद मांसपेशियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जिससे उसे खुजली महसूस हो रही थी। इसका मतलब यह था कि यी यून की बांह की मांसपेशियां तेजी से दोबारा बढ़ रही थीं। उसका घाव भी भर रहा था। हालांकि उसका मांस तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसकी नसों का आपस में जुड़ना बेहद मुश्किल था। हालांकि गोल्डन क्रो प्रजाति का बहुमूल्य रक्त यी यून की ऊर्जा के समान स्रोत से आया था, फिर भी यह इतने कम समय में यी यून के हाथ को ठीक नहीं कर सका। दवा लेना। हालांकि मुरोंग बुआंग को यह नहीं पता था कि यी यून ने क्या पिया था, लेकिन वह अंदाजा लगा सकता था कि यह संभवतः किसी निर्जन जानवर का खून था। घावों को भरने और युआनची को पुनः पूर्ति करने में यह कितना कारगर हो सकता है। अपनी मौत का सामना करो। मुरोंग बुआंग ने अपनी तलवार निकाली और उसकी युआनची शक्ति विस्फोटित हो गई। हालांकि वह जानता था कि कायाकल्प करने वाले पशु रक्त को पीने के बाद यी यून जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा, फिर भी वह यी यून को जरा भी आराम का समय नहीं देना चाहता था। इससे इस लड़ाई में और भी अनिश्चितताएं पैदा हो सकती थी। वह यी यून को एक ही झटके में हराना चाहता था ताकि वह युन लॉन्ग दिव्य साम्राज्य का नायक बन सके। फेंग लिन को हराने वाले को हराना कितना प्रभावशाली था वो। ये निर्लज खलनायक। मंच के बाहर ताया डिवाइन सिटी के योद्धा क्रोधित थे। यी यून ने अभी अभी औषधि का सेवन किया था, फिर भी मुरोंग बुआंग ने हमला करने में जरा भी देर नहीं की। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई बाघ समतल भूमि में प्रवेश करे तो कुत्ते उसका अपमान करें। यी यून भले ही बलवान हो, लेकिन ऐसी स्थिति में युन लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के 10 से अधिक योद्धाओं से बारी बारी से लड़ना उसकी हार तय कर रहा था। वह शायद मुरोंग बुआंग को भी नहीं हरा पाता। यी यून की इस नामहीन और बेशर्म नीच व्यक्ति से हार के बारे में सोचकर ही ताया डिवाइन सिटी के योद्धाओं के दिल आग बबूला हो गए। फेंग लिन से हारना तो ठीक था, लेकिन ऐसे व्यक्ति से हारना तो और भी ज्यादा गुस्सा दिलाता है। इस समय मुरोंग बुआंग यी यून पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था। वह अपनी तलवार लहराते हुए जोर से हंस रहा था। मैं तुम्हें अपने परिवार की मुरोंग तलवारबाजी तकनीक दिखाऊंगा। ये युन लॉन्ग दिव्य साम्राज्य की सर्वोच्च श्रेणी की विरासत तलवारबाजी तकनीक है। आज मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। इस सर्वोच्च श्रेणी की तलवारबाजी तकनीक से तुम्हें हराना ही मेरा तुम्हें सम्मान देना है।
जैसे ही उसने ये कहा, उसकी तलवार से कई तलवारों की आकृतियां उत्पन्न हुई। ये तलवारों की आकृतियां एक बाघ में तब्दील हो गईं, जिसने ये उन पर आक्रमण किया। ये कृपाण ऊर्जा से संघनित एक बाघ था। गर्जन, बाघ ने इतनी जोरदार दहाड़ मारी कि उसकी गूंज पूरे अखाड़े में सुनाई दी, जिससे सभी के कान के पर्दे फट गए। इस समय ये उन बाघ के सामने पूरी तरह शांत बनी रही। उसका दिमाग पहले हुए तलवार के हमले को याद कर रहा था। शक्तिशाली स्वर पृथ्वी युआन ची से संघनित तलवार की ची उसकी नसों की सीमाओं से परे चली गई थी। उसका हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ था और वह उस हमले का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हालांकि गोल्डन क्रो प्रजाति का कीमती खून पीने के बाद ये उनमें आगे बढ़ने की क्षमता आ गई थी। तो क्या हुआ अगर उसने अपनी युआन ची को रोक लिया और उस हमले की शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल किया? ये युन ने अपनी आत्मा को शुद्ध किया और तलवार को अपने बाएं हाथ में ले लिया। टूटी हुई तलवार की यादें उसके मन में कौंध गईं और तलवार महल के स्वामी द्वारा कांस्य दैत्य का सिर चीरने का दृश्य उसके सामने फिर से स्पष्ट रूप से उभर आया। ये युन ने तलवार महल के स्वामी के प्रहार का अनुसरण करते हुए अपने बाएं हाथ से धीरे से वार किया। ये युन की तलवार से चॉपस्टिक जितनी पतली तलवार की किरण निकली और ऐसा लगा मानो वह अंतरिक्ष समय की विकृतियों के भीतर छिपी हुई हो। तलवार की यह किरण भले ही पतली हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इसमें डाली गई ऊर्जा कमजोर थी। दरअसल उसकी तलवार की ऊर्जा चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जिससे वह युआन ऊर्जा के सार को अत्यधिक संकुचित कर सकती थी, जिसके परिणामस्वरूप ये परिणाम हुआ। तलवार की यह किरण अत्यंत तीखी थी और सीधे बाघ की भौहों पर जा लगी। वाह! तलवार की किरण ने बिना किसी प्रतिरोध के बाघ की भौहों के बीच के हिस्से को भेद दिया। बाघ अभी भी यीयुन की ओर दौड़ रहा था, लेकिन यीयुन की तलवार की किरण से वह घायल हो चुका था। यह हमला मुरोंग बुआंग पर अभूतपूर्व स्थिति में हुआ। क्या? मुरोंग बुआंग चौंक गया। पीछे हटते हुए उसने अपनी तलवार लहराकर बचाव किया। डिंग! धातु की तेज आवाज के साथ मुरोंग बुआंग को अपनी बाह में दर्द महसूस हुआ। उसकी हथेली के निचले हिस्से में भी दर्द हो रहा था। अत्यधिक संपीड़ित शुद्ध यांग तलवार की किरण के कारण उसकी तलवार में छोटी उंगली के आकार का एक छोटा सा छेद हो गया था। मुरोंग बुआंग ने छोटे छेद को बनते देखा और फिर उसे अपनी सुरक्षात्मक युआनची के टूटने की आवाज सुनाई दी। उसी समय उसके दिल में दर्द हुआ। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसकी छाती में असहनीय पीड़ा होने लगी। उसने खून की तेज धार देखी। जमीन पर घुटने टेकते हुए उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। मुरोंग बुआंग ने अपनी छाती को छुआ और उसकी उंगलियां खून से सनी हुई थी। उसने अविश्वास भरी निगाहों से अपनी छाती पर लगे घाव को देखा। छोटे से घाव से खून बह रहा था। हालांकि मुरोंग बुआंग जानता था कि तलवार की किरण उसके शरीर को आर पार कर गई थी। ये कैसे संभव है? वह स्पष्ट रूप से बुरी तरह घायल था। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पिंग! मुरोंग बुआंग को चक्कर आने लगे और उसकी दृष्टि और भी धुंधली हो गई। इसी के साथ वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। पिंग! एक जोरदार आवाज के बाद मुरोंग बुआंग की छाती से खून बहने लगा, जिससे फर्श खून के एक बड़े तालाब में बदल गया। डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज के आसपास मौजूद हर कोई जिसने ये दृश्य देखा, वह भयभीत हो गया। क्या मुरोंग बुआंग के शरीर पर यीयुन के तलवार के हमले से घाव हो गए थे? कुछ ही सेकंड पहले यीयुन गंभीर रूप से घायल था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बच पाएगा, जबकि मुरोंग बुआंग एक मजबूत रुख अपनाए हुए था और कमजोर अवस्था में यीयुन को एक ही वार में हराना चाहता था। यहाँ तक कि ताया डिवाइन सिटी के योद्धाओं को भी इस बात की पूरी संभावना थी कि मुरोंग बुआंग यीयुन को हरा देगा। हालांकि पलक झपकते ही स्थिति पूरी तरह पलट गई। कभी विख्यात रहे मुरोंग बुआंग ने जब अपनी तलवार लहराई तो यीयुन के हमले से वह घायल हो गए। हालांकि यीयुन के साथ उनका कोई सीधा टकराव नहीं हुआ था। अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि वह जीवित है या मृत। यीयुन पहले से ही इतना घायल था, फिर भी वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? लोग पलके झपकाते हुए यीयुन को देख रहे थे, विशेषकर युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के योद्धा, जिन्हें यीयुन को देखकर ठंडक सी महसूस हो रही थी। इस समय यीयुन का दाहिना हाथ अब कांप नहीं रहा था। हालांकि यह कहा जा सकता है कि वह अभी भी बहुत थका हुआ था और उसके हाथ से अभी भी खून बह रहा था। हालांकि वह लगभग टूट चुका था, फिर भी उसने एक ही हमले में मुरोंग बुआंग को हरा दिया था। यह चौंकाने वाला था। उसकी जीवंतता और युद्ध क्षमता की तुलना किसी निर्जन मानवरूपी जानवर से की जा सकती थी। उसी क्षण श्वा की ध्वनि के साथ युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम के एक बुजुर्ग अचानक डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज पर प्रकट हो गए। उसने मुरोंग बुआंग को उठाया और उसे उपचार की दवा पिलाई। इस समय मुरोंग बुआंग दवा निगलने में असमर्थ था, इसलिए एल्डर को युआन क्यूई का उपयोग करके दवा को उसके गले से नीचे उतारना पड़ा। मुरोंग बुआंग की चोटों की जांच करने के बाद बुजुर्ग का चेहरा उदास हो गया। उसके बाएं फेफड़े में छेद हो गया था, जिससे उसके दिल को चोट पहुंची, जिसके परिणामस्वरूप उसके दिल में ऐंठन होने लगी और इस वजह से दिल खून की आपूर्ति नहीं कर पा रहा था। इस तरह की चोट का इलाज पवित्र औषधि से भी मुश्किल होगा। यीयुन, तुम तो वाकई निर्दयी हो। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने यीयुन को जान से मारने के इरादे से क्रोधित निगाहों से देखा। दिव्य वन्य क्षेत्र के आसपास मौजूद लोग चौंक गए। इससे पहले जब यीयुन ने कुईयू से लड़ाई की थी तो उसने जानबूझकर कुईयू के अंगों को निशाना नहीं बनाया था, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं के लिए हृदय में चोट लगने पर ठीक होने में आधा साल से अधिक समय लग सकता है। थोड़ी सी भी तीव्र गति से हृदय रक्त की आपूर्ति करना बंद कर देता है, जिससे व्यक्ति की सांस फूल जाती है। उस समय के अभिजात वर्ग के लिए किशोरावस्था सबसे अनमोल काल था। यही वह समय था जब योद्धाओं की शक्ति में तेजी से वृद्धि होती थी। ये कहा जा सकता है कि हर महीने उनकी शक्ति में बदलाव आता था। इतनी गंभीर चोट लगने और आधे साल से अधिक का समय गंवाने के बाद ये निश्चित रूप से भविष्य में किसी की उपलब्धियों को प्रभावित करेगा। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग की तीखी निगाहों का सामना करते हुए यीयुन भयभीत नहीं हुआ।
उसने कोई नियम नहीं तोड़ा था, इसलिए दूसरा पक्ष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जैसे ही सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपनी जान से मारने की मंशा जाहिर की, ताया दिव्य नगरी के सभी बुजुर्ग खड़े हो गए और उन पर निगाहें गड़ा दी। अगर वह कोई हरकत करते तो वे सब उन पर हमला कर देते। पलक झपकते ही पूरा स्टेडियम शांत हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये यून ने विशिष्ट प्रकाश की तलवार पकड़ रखी थी और उसके दोनों हाथों से खून बह रहा था। खून तलवार की धार से बहकर जमीन पर गिर रहा था, जिससे टपकने की स्पष्ट आवाज आ रही थी। यह आवाज शांत अखाड़े में गूंज रही थी। मेरी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी ताकत पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख सकता। आने वाली लड़ाइयों में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। मेरा हर हमला शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग पर होगा और मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जो भी मेरे सामने आएगा, मैं उसकी जान बचाने की गारंटी नहीं दे सकता। ये यून के शब्दों से मानो हवा जमसी गई। ये यून तो मौत को दावत दे रहा है। युन लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के एक योद्धा ने क्रोधित होकर कहा। वह बहुत ही घमंडी है। एक व्यक्ति ने यही बात दोहराई। हालांकि जो लोग गुस्से में थे उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि ये यून ऐसा क्यों कर रही थी। युन लॉन्ग डिवाइन किंगडम के प्रतिभागियों ने समग्र समूह चैंपियनशिप में किशोर समूह को शक्ति में पीछे छोड़ दिया। वे सभी बलवान थे और उनकी संख्या भी काफी अधिक थी। ये यून 10 से अधिक लोगों की चुनौतियों का शुरू से अंत तक सामना करने में सक्षम नहीं होगी। अब उसे हर लड़ाई के लिए अपनी युवांची और सहनशक्ति बचाकर रखनी थी। पिछली लड़ाई की तरह ही ये यून मुरुग बुआन को आसानी से हराता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये कितना आसान था। असलियत तो ये थी कि ऐसा नहीं था। अगर बात इतनी सरल होती तो ये यून कुईयू की तरह ही कृपान मकबरे की तलवारबाजी तकनीकों का इस्तेमाल करके मुरुग बुआन को हरा सकता था। इससे उसकी ऊर्जा की खपत न्यूनतम हो जाती। हालांकि उसने प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस से तलवार की शक्ति का प्रयोग किया था। यद्यपि यह ऊर्जा की एक छोटी मात्रा थी, फिर भी इसने ये यून की नसों और सहनशक्ति पर अत्यधिक दबाव डाला। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कुछ ही लड़ाइयों में ये यून की युवांची शक्ति समाप्त हो जाएगी। उसके दोनों हाथों की नसें इसे सहन नहीं कर पाएंगी और फट जाएंगी। ऐसा होने पर ये यून फिर कभी लड़ नहीं पाएगा। इस स्थिति में मजबूर होने पर क्या ये यून पीछे हट जाएगी? बिल्कुल नहीं। जो भी उसे चुनौती देना चाहता था उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। वे गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, अपंग हो सकते हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो लोग ये यून को चुनौती देना चाहते थे उन्हें ये तय करने के लिए लाभों का आकलन करना पड़ा कि क्या ये सार्थक था। ऊपर जाना बलि का बकरा बनने जैसा था। वे ये यून की ऊर्जा का उपभोग करते, लेकिन उन्हें अपनी भविष्य की उपलब्धियों के अपमान को स्वीकार करना पड़ता। यहां तक कि उन्हें मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता था। इसलिए कोई भी ऊपर आने को तैयार नहीं था। ये यून की युद्ध रणनीति थी। यह एक खूनी और सरल फिर भी प्रभावी युद्ध रणनीति थी। दरअसल ये यून के ये शब्द कहते ही युन लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के सभी प्रतिभागियों ने भौहें चढ़ा ली। जब उनकी निगाहें ये यून की ठंडी निगाहों से टकराईं तो उनका आत्मविश्वास डगमगा उठा। अध्याय 334 2 घंटे। सभी जानते थे कि 10 से अधिक लोग एक के बाद एक उससे लड़ रहे थे। ऐसे में ये यून कुछ ही राउंड से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। फिर भी हर कोई इस स्थिति को समाप्त करने वाला आखिरी व्यक्ति बनना चाहता था। युन लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के प्रमुख व्यक्तियों के रूप में कोई भी दूसरा मुरुग बुआंग नहीं बनना चाहता था जिसे गंभीर चोटें लगे और जिसका असर उसके भविष्य पर पड़े। इस समय ये यून का बायां हाथ धीरे धीरे कांप रहा था। एक एक करके उसकी नसें फूलने लगीं। हालांकि वे फटी नहीं थी, फिर भी वे अत्यधिक तनाव में लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तलवार के उस हमले के कारण ये यून अभी भी काफी थका हुआ था। उसने जानवर के खून का एक और पात्र निकाला और उसे पीने के लिए अपना सिर पीछे की ओर झुकाया। यह दृश्य देखकर कई लोग अवाक रह गए। उन्हें लगा कि यून पर आसमान से कोई विपत्ति आ पड़े और बिजली गिर पड़े। वह हमेशा लोगों को गुमराह करता था। उसके हाथ कांप रहे थे, बांह की नसें और रक्त वाहिकाएं फट चुकी थीं और उसकी युवांची बहुत कम हो गई थी। देखने से तो लग रहा था कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। फिर भी उसने अपनी तलवार के हमले से मुरुग बुआन को लगभग मार ही डाला था। उसने ऐसा दोबारा करके लोगों का भरोसा तोड़ दिया था। और वो जानवर का खून, वो क्या था? इसे पीने के बाद इसके प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। यदि ये किसी साधारण निर्जन जानवर का रक्त होता तो इसके प्रभाव भी सामान्य ही होते। यदि ये किसी आदिम प्रजाति का रक्त था तो इसकी कीमतीता को नजरअंदाज करते हुए उसके बैंगनी रक्त क्षेत्र की साधना स्तर के साथ उस आदिम प्रजाति के रक्त को अवशोषित करना आसान नहीं था। कई योद्धाओं के लिए एक आदिम प्रजाति का रक्त जहर से कम नहीं था। पूरी जानकारी न होने के कारण युन लॉन्ग डिवाइन किंगडम के कई कुलीन लोग दुविधा में थे। वे अपने भविष्य को लेकर उतने ही चिंतित थे जितना कि अपने जीवन को। जब उन्हें लगा कि वे यून को हरा नहीं सकते तो वे सभी हिचकिचाने लगे और उनमें से किसी ने भी आगे बढ़कर पहल नहीं की। इसी क्षण बाई चुपचाप खड़ा हो गया। बिना कुछ कहे वह दिव्य वन्य मंच की ओर चल पड़ा। जब ये यून ने बाई को प्रकट होते देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे सांस लेने लगा। इस समय ये यून एक ऐसे निर्जन पशु की तरह था जो हमले के लिए तैयार था। आखिरकार वह काले कपड़े पहने इस युवक से लड़ने जा रहा था। ये यून इस लड़ाई की कठिनाई का अंदाजा लगा सकता था। अगर वह अभी भी अपनी चरम अवस्था में होता तो वह निश्चित रूप से बाई के साथ होने वाली लड़ाई के लिए उत्सुक होता और आत्मविश्वास से भरा होता। हालांकि अब ये यून का आत्मविश्वास डगमगा रहा था। उसे नहीं पता था कि बाई वास्तव में कितना शक्तिशाली है और न ही उसे उसके दांव पेच पता थे। पूरा स्टेडियम तुरंत शांत हो गया। सभी लोग अंतिम युद्ध की प्रतीक्षा में चुपचाप डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज को देख रहे थे। प्रतिभागी बेंचों पर वेन यू, चू शियाओरान और ताया डिवाइन सिटी के अन्य योद्धा ये यून के लिए चिंतित थे। किसी चमत्कार के बिना ये यून के लिए फैंगलिन को हराने के लिए इस्तेमाल किए गए शक्तिशाली तलवार हमले का उपयोग करना असंभव था।
उस हमले के बिना क्या ये यून काले वस्त्रों में लिपटे उस रहस्यमय युवक बाई के खिलाफ जीत हासिल कर सकती थी? उन लोगों में एल्डर स्टैंड में बैठे लोग भी शामिल थे। वहां कांग यान और उसके साथियों के चेहरे गंभीर थे। उन्हें नहीं पता था कि लड़ाई का नतीजा क्या होगा। अब कांग यान को इस बात की परवाह नहीं थी कि यून समूह चैंपियनशिप जीतेगा या नहीं, उसे बस इस बात की चिंता थी कि यून को कोई दुर्घटना न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अखाड़े के एक कोने में लाल कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। वह चुपचाप ये सब देख रही थी। वह लुओ हुए थी। लुओ हुआर ने गठबंधन टूर्नामेंट में भाग न लेने का कारण ये बताया कि वह वास्तविक युद्ध कौशल में अच्छी नहीं है। हालांकि वह अंतिम मैच देखने के लिए चुपचाप अखाड़े में आई थी। चूंकि वह वहां सिर्फ देखने के लिए मौजूद थी, इसलिए उसे किसी भी तरह की असामान्यताओं के सामने आने की चिंता नहीं थी, जब तक कि वह अपने शरीर के भीतर मौजूद विशेष ऊर्जा को प्रकट नहीं करती। मैडम, काले कपड़े पहने वह आदमी बहुत ताकतवर लग रहा है। लुओ हुए के बगल में छोटे पैरों वाला डोंट एयर था। तस, क्या तुम उस बदमाश यून को लेकर चिंतित हो? डोंगर तुरंत चुप हो गई। उसने चुपके से लुओ हुआर की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लुओ हुआर क्या सोच रही है, इसलिए इस समय चुप रहना ही उसके लिए सबसे अच्छा था। दिव्य वन्य मंच पर काले वस्त्र पहने युवक अपनी तलवार को पकड़े हुए था और उसने ये उन पर हमला नहीं किया। क्या आप दोनों तैयार हैं? ताया डिवाइन सिटी के एक रेफरी ने पूछा। इस समय बाय ने एक उंगली बढ़ाकर ये यून की ओर देखा और कहा, 1-2 घंटे की अवधि। मैं केवल 1-2 घंटे की अवधि तक ही प्रतीक्षा करूंगा। जब उन्होंने ये कहा तो पूरा श्रोतागण थोड़ा स्तब्ध रह गया। 2 घंटे? क्या काले कपड़े पहने ये युवक ही उनको आराम करने का समय दे रहा था? सम्मान की सीटों पर बैठे 7 स्टार पैगोडा के मालिक ने फ्राउनिंग किया। हालांकि उन्हें बाय पर पूरा भरोसा था कि अगर बाय अपनी सर्वोत्तम स्थिति में भी ये यून से लड़े तो उसके जीतने की 8-0-90% संभावना होगी। फिर भी वे नहीं चाहते थे कि बाय दूसरे पक्ष को अपनी शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने का समय दे। आखिरकार यह मैच बेहद महत्वपूर्ण था। अगर 100% जीत सुनिश्चित हो जाए तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अब किशोर वर्ग का खिताब हारने के बाद अगर समूह चैंपियनशिप में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो यूनलोंग दिव्य साम्राज्य लौटने पर अनगिनत लोग उसका उपहास करेंगे। बाय, तुम बहुत घमंडी हो रहे हो, 7 स्टार पैगोडा के मालिक ने कठोर स्वर में कहा, जो बाय के कानों में गूंज उठा। इस समय दुश्मन को कम आंकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं अपने दुश्मन को कम आंक रहा हूं। मैं बस एक वास्तविक और सही द्वंद्व युद्ध चाहता हूं। अगर लॉर्ड पैगोडा ओनर सहमत नहीं है तो आप मेरी जगह किसी और को नियुक्त कर सकते हैं। तुम? 7 स्टार पैगोडा के मालिक ने और भी ज्यादा भौहें चढ़ाते हुए दूसरों की ओर देखा। बाय के यून से लड़े बिना दूसरों की जीत की उम्मीद करना बेकार था। 7 स्टार पैगोडा के मालिक बाय के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। चाहे दूसरे कुछ भी कहें, एक बार बाय कोई फैसला कर लेता था तो वह कभी नहीं डगमगाता था। उसका स्वभाव सिरदर्द का कारण बनता था। 7 स्टार पैगोडा के मालिक के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह जानता था कि बाय को दंडित करना भी व्यर्थ था। 2 घंटे? ये यून ने बाय को आश्चर्य से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष ऐसी विनती करेगा। उसने यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के अधिकारी 7 स्टार पैगोडा के स्वामी को देखा, जिन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए ये यून पालथी मारकर बैठ गई और बोली, भले ही आप मुझे समय दे रहे हो, मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी। यह मुझे रास आया। बाय की आवाज स्पष्ट थी। 2 घंटे आराम करने से भी तुम्हारा हाथ ठीक नहीं होगा। असल में ये वो लड़ाई नहीं है जो मैं लड़ना चाहता हूं। बाय ने ये यून के हाथ को देखा और उसे अफसोस हुआ। वह उस तलवार के हमले की शक्ति का अनुभव करना चाहता था। आपको भविष्य में मौका मिलेगा। ये यून ने जल्दी से अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसे गोल्डन क्रो प्रजाति के हृदय रक्त के 2 कंटेनरों को पचाने के लिए बस कुछ समय चाहिए था। ये यून के लिए 2 घंटे का आराम बेहद महत्वपूर्ण था। उनका प्रतिद्वंदी केवल बाय ही नहीं बल्कि बाकी सभी भी थे। उसे उम्मीद थी कि बाय के साथ लड़ाई फैंगलिन के साथ लड़ाई से भी कठिन होगी। लड़ाई खत्म होने के बाद भले ही वह जीत जाए, उसके पास युआन ची की मात्रा और भी कम हो जाएगी। गोल्डन क्रो का कुछ अनमोल रक्त अभी भी बचा था। उस अनमोल रक्त और शेष युआन ची का उपयोग करके यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के शेष 11 सदस्यों से निपटना अत्यंत कठिन होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और सभी लोग सांस रोककर मंच को देखते रहे। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, न ही कोई वहां से गया। लोग 2 घंटे बीतने का इंतजार कर रहे थे। ये यून के हाथ से अब खून बहना बंद हो गया था और उसकी नसें धीरे धीरे जुड़ रही थीं। जब तक वह शुद्धयांग तलवार महल से प्राप्त पूर्ण तलवार शक्ति का प्रयोग नहीं करता, तब तक ही उनके हाथ पूरी तरह ठीक रहेंगे। ध्यानमग्न ये यून ने धीरे धीरे अपने शरीर में स्वर्ण कौवे प्रजाति के रक्त की ज्वाला महसूस की। इस ऊर्जा ने ये यून के शरीर को युद्ध की भावना से भर दिया। 32 फीट की दूरी से ये यून को देख रहा था। धीरे धीरे उसने अपने हाथ पर एक सफेद कपड़ा लपेटा। कपड़ा लपेटने के बाद बाय खड़ा हुआ और शांत भाव से बोला, समय समाप्त हो गया है। अध्याय 335, बिजली का पुत्र। जैसे ही बाय खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार निकाली, अखाड़ा जो पहले बहुत शांत था, इतना शांत हो गया कि वहां पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। अंततः बाय को लड़ने का मौका मिला। गठबंधन प्रतियोगिता में यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य की ताकत इतनी अधिक होने के कारण बाय को अब तक लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। यह पहली बार था जब वह सचमुच में किसी वास्तविक अर्थ में लड़ाई लड़ रहा था। ये यून भी खड़ा हो गया और अपने दाहिने हाथ से सोनिक डेथ ब्लेड निकाल लिया। उसके दाहिने हाथ में कृपान और बाएं हाथ में तलवार थी। उसकी कृपान उसके दाहिने हाथ में है जबकि तलवार उसके बाएं हाथ में है। क्या ये यून मुख्य रूप से कृपान पर ही निर्भर रहेगा? ये यून को बाय के खिलाफ अपनी तलवार का इस्तेमाल करते देख कई लोग चिंतित होने लगे। उनके लिए ये यून की तलवार उसकी कृपान से कहीं अधिक शक्तिशाली थी।
वह अपनी तलवार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? कई लोग उत्सुक थे। किसी ने सिर हिलाते हुए कहा, बाय के खिलाफ, ये संभव है कि ये यून लगातार अपनी तलवार का इस्तेमाल न कर पाए, या शायद वह ऊर्जा की कमी को सहन न कर पाए। ये यून के तलवार के हमले उसकी कृपाण के हमलों से तभी अधिक शक्तिशाली होते थे जब शुद्धयान तलवार महल की तलवार शक्ति का प्रयोग किया जाता था। और एक बार शुद्धयान तलवार शक्ति का प्रयोग हो जाने पर उसका 10वां हिस्सा भी ये यून के शरीर की सहनशक्ति से परे होता था। फिर भी अगर ये यून मुख्य रूप से अपनी तलवार पर निर्भर रहने वाला था तो वह बाय को कैसे हराएगा? मुझे 2 घंटे आराम करने का समय देने के लिए धन्यवाद। क्या आपको डर नहीं है कि मुझे 2 घंटे आराम देने से कहीं आपकी हार न हो जाए? ये यून ने लापरवाही से सोनिक डेथ ब्लेड को हिलाया और उसमें युआन क्यूई का संचार किया। विंग, तलवार की धार से एक तीखी गूंज निकली जो किसी अजगर की दहाड़ जैसी लग रही थी। सोनिक डेथ ब्लेड की ध्वनि तरंगे मात्र ही जानलेवा थी। हालांकि बाय पर सोनिक डेथ ब्लेड की ध्वनि का कोई असर नहीं हुआ। जब ध्वनि तरंग उससे 3 फीट दूर थी तो उसकी सुरक्षात्मक तलवारची ने उसे नष्ट कर दिया। अगर आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो खुलकर दीजिए। मुझे लड़ाई का इंतजार किए हुए बहुत समय हो गया है। मैं बस यही कामना कर सकता हूं कि आप मुझे हराने में सक्षम हो। ये दुख की बात है कि पिछले 2 वर्षों में मुझे यून लॉन्ग डिवाइन किंगडम की युवा पीढ़ी के हाथों कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। एक के बाद एक जीत हासिल करने से न सिर्फ मुझे खुशी नहीं मिलती बल्कि मैं उलझन में पड़ जाता हूँ। युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य तो बस एक छोटा सा मंच है। मैं युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य का नंबर 1 या युवा पीढ़ी में अजय होने के चकाचौंध भरे खिताबों से अंधा नहीं होना चाहता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो शायद युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य छोड़कर किसी शक्तिशाली गुट में शामिल होने पर मुझे अपनी ताकत का एहसास ही न हो। शायद मैं कुएं में मेढक की तरह बेतुका साबित हो जाऊंगा। मैं उस स्थिति में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपका आना मुझे उत्साहित कर रहा है। अगर मैं आपसे हार भी जाऊं तो मुझे खुशी होगी। मुझे दूसरों के मुझसे आगे निकलने का डर नहीं है, मुझे बस इस बात का डर है कि मुझे नहीं पता कि असली अभिजात वर्ग कितनी तरक्की कर चुका है। अगर इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होगा तो वह भटक जाएगा। लक्ष्य होने पर ही मैं उत्साहित होऊंगा। आमतौर पर शांत रहने वाली बाय अचानक बहुत बोलने लगी। ये सुनकर ये यून थोड़ा हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बाय के ऐसे विचार और दूरदृष्टि होगी। वास्तव में चाहे वह युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य हो या ताया दिव्य साम्राज्य, वे इस विशाल संसार के सागर में एक बूंद मात्र थे। बाय को दुनिया की विशालता का अंदाजा तो नहीं था, लेकिन वह इसका पूर्वाभास कर सकता था। ये यून ने सचमुच उस भव्य दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा देखा था। शुद्धयान तलवार महल में दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले उस कांस्य दानव और शुद्धयान तलवार महल के स्वामी ने ये यून को स्तब्ध कर दिया था। मशरूम को दिन रात का कोई ज्ञान नहीं होता, जबकि कम जीवनकाल वाली टिड्डी को ऋतुओं का ज्ञान नहीं होता। यदि कोई इस विशाल संसार को देखे पर उसका अन्वेषण न करे और सैकड़ों हजारों वर्षों बाद धूल में मिल जाए तो फिर उसमें और मशरूम तथा टिड्डियों में क्या अंतर रह जाता है? भाग्य के आगे समर्पण न करने वालों के लिए ऐसा जीवन बहुत ही महत्वहीन था। ये यून की इच्छा थी कि वह दुनिया में एक समान स्थान प्राप्त कर सके और वर्तमान पीढ़ी का एक प्रमुख पात्र बन सके। बैंगनी क्रिस्टल की बदौलत ये यून पहले से ही दूसरों से कहीं आगे था। ऐसे में क्या उसके पास ढिलाई बरतने का कोई कारण था? शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं, चलो लड़ते हैं, बाय ने कहा और एक हल्की ची ध्वनि के साथ उसकी तलवार की धार से बिजली निकली। बैंगनी बिजली छोटी छोटी सांपों की तरह अनियंत्रित रूप से लहरा रही थी। बाय द्वारा अपनाए गए नियम का नाम था बिजली। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के सभी अभिजात वर्ग एक विशेष नियम का पालन करते थे। गरज तत्वीय नियम वायु, हिम, गरज और बिजली के प्रकृति आधारित तत्वीय नियमों में से एक थे। इन्हें 5 तत्वों के बराबर दर्जा प्राप्त था, लेकिन शक्ति में ये उनसे कहीं अधिक थे। इस तलवार का नाम है काला प्रकाश। बाय ने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली फैलाकर तलवार के ब्लेड को धीरे से छुआ। तलवार का ब्लेड काला था और उस पर प्रकाश की एक भी किरण नहीं पड़ रही थी। ये केवल 3 फीट लंबी थी और इसका हैंडल साधारण था, जबकि तलवार का मूठ पुराने सांप की खाल से ढका हुआ था। बिजली की रोशनी में सांप की खाल की परतें चमक रही थीं। मैं हमला करने जा रहा हूं, बाय के बोलते ही अचानक एक बैंगनी किरण चमकी। काली रोशनी की तलवार सीधे ये यून के शरीर में घुस गई। बाय की तलवार इतनी तेज थी कि वह मानवीय समझ से परे थी। लोगों ने केवल एक बैंगनी चमक देखी और फिर बाय की तलवार ये यून की छाती को भेद गई। क्या कुछ लोग चौंक गए, लेकिन पलक झपकते ही ये यून की आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। ये यून का शरीर 100 फीट से अधिक दूरी पर पहले ही दिखाई दे चुका था। यह एक परछाई थी जिस पर चाकू से वार किया गया था। ये यून को पूरी तरह से स्वस्थ देखकर ताया डिवाइन सिटी के कई योद्धाओं ने राहत की सांस ली। ये हमला बहुत ही भयानक था। उनके प्रतिक्रिया करने से पहले ही तलवार अपने लक्ष्य पर लग चुकी थी। शुक्र है कि ये यून की गति बहुत तेज थी। अगर वे मंच पर होते तो उनकी जान चली जाती। आपकी चाल चलन की तकनीक बुरी नहीं है। सूक्ष्मता में आपको बड़ी सफलता मिली है, बाय ने प्रशंसा करते हुए कहा। हालांकि सूक्ष्मता तो शरीर को नियंत्रित करने का ही एक रूप है। इसे पूरी तरह से करने पर दुश्मन के हमलों से बचा जा सकता है, लेकिन उद्धरण चिन्ह। बाय के ऐसा कहते ही उनके शब्दों में अचानक मोड़ आ गया। शरीर पर नियंत्रण की भी एक सीमा होती है, सूक्ष्मता की क्षमता भी उतनी ही है। ये केवल निम्न स्तर पर ही चमत्कार कर सकती है। जब किसी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, विशेषकर जब कोई नियम सीखना शुरू करता है, तो नियमों की शक्ति सूक्ष्मता से कहीं अधिक हो जाती है और उसे पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर देती है।
जहां तक गरज और बिजली की बात है, गति के लिए यही नियम सबसे अच्छा है। अगर तुमने अभी जो किया वही तुम्हारी रफ्तार की सीमा थी, तो मुझे डर है कि तुम पहले ही हार चुके हो। जैसे ही बाई ने ये कहा, उसके पूरे शरीर पर बैंगनी बिजली चमक उठी। उसके एक साधारण से हिलने डुलने से ही उसके शरीर के चारों ओर कई परतों में परछाई बन गई। चरम गति। बाई ने अपनी काली रोशनी वाली तलवार को हिलाया और परछाइयां दिखाई देने लगीं। बाई की स्थिति का पता लगाना असंभव था। इस बार बाई की गति पहले से भी तेज थी। देखते ही देखते मंच पूरी तरह से बाई की छवि से भर गया। वहां दर्जनों छवियां थीं। कई लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित किया और बड़ी मुश्किल से बाई की धुंधली छवि को भेदने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। ऐसा लग रहा था मानो बाई पूरी तरह से बिजली की चमक में बदल गया हो। उसकी आकृति मंच पर बेफिक्री से घूम रही थी और अपने पीछे बिजली की लकीरें छोड़ रही थी। हर जगह बिजली की लकीरें और बाई की धुंधली छवियां दिखाई दे रही थीं। कितनी तेज गति! काले वस्त्रों में लिपटा ये युवक अपनी गति से ही कई लोगों को मात दे सकता है। वैसे भी गति तो उसकी शक्तियों का एक छोटा सा हिस्सा ही है। ये देखकर ताया दिव्य नगर के एक बुजुर्ग का चेहरा भी बदल गया। विश्व की सारी मार्शल आर्ट भी परास्त नहीं हो सकती अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त गति से दौड़ सके। गति चरम सीमा तक पहुंच जाए तो प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसका गला भेदा जा सकता है। यही क्षणिक क्षण विजय का निर्णय करता था। ये यून के चारों ओर धुंधली छवियों को देखकर लोग सांस रोककर देख रहे थे। ये यून ने अपनी सोनिक डेथ ब्लेड को कसकर पकड़ लिया और बेहद सतर्क हो गया। बाई की गति वाकई बहुत भयानक थी। एक बैंगनी किरण चमकी और बिजली की तरह ये यून के सामने प्रकट हुई और पल भर में 100 वार कर दिए। तलवार की इन घनी किरणों ने एक बिजली का जाल बनाया जिसने ये यून को ढक लिया। सूक्ष्म बारी किया। ये यून की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तेजी से पीछे हट गया। हालांकि बाई का हमला बहुत तेज था, इतना तेज कि ये यून की चकमा देने की गति उससे कहीं ज्यादा थी। ची 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 बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ही ये यून की सुरक्षात्मक युवांची शक्ति चकनाचूर हो गई। बिजली का प्रवाह ये यून की नसों में दौड़ गया और उसे लकवाग्रस्त महसूस हुआ। ये यून के कपड़े तलवारची के वार से फट गए। उसके हाथों और कंधों पर खून दिखाई देने लगा। ताया की पवित्र तकनीक। ये यून ने अपने शरीर की युवांची ऊर्जा को प्रवाहित किया। शुद्ध यांची ऊर्जा से उसने अपनी नसों में मौजूद बिजली की शक्तियों को नष्ट कर दिया। उसका शरीर पलक झपकते ही 200 फीट दूर जा गिरा। ये बहुत तेज था। ये यून विस्मय से भर उठा। उसने अभी अभी सूक्ष्मता की एक परिपूर्ण गति तकनीक का प्रयोग किया था, फिर भी वह बाई की तलवार की किरणों से पूरी तरह बच नहीं पाया था। चाहे वह कोई भी नियम हो, एक बार उसे अच्छी तरह समझ लेने पर वह इतना शक्तिशाली हो जाता था कि चौंका देता था। और बाई निसंदेह एक ऐसा युवक था जिसने वज्र और बिजली के मौलिक नियमों में चरम स्तर प्राप्त कर लिया था। युन लॉन्ग डिवाइन किंगडम की युवा पीढ़ी में मुझे अभी तक कोई टक्कर देने वाला नहीं मिला, क्योंकि उनमें से कोई भी मेरी गति का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आसानी से अपने से धीमे किसी भी योद्धा पर हमला कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मेरे पास कई ऐसे तरीके भी हैं जिन्हें मैंने पहले कभी आजमाया नहीं है। यह मेरे लिए बहुत बड़ा अफसोस है। ये यून, क्या तुम्हारी क्षमता बस इतनी ही है? अगर ऐसा है तो मुझे बहुत निराशा हुई। असल में मैं तुमसे लड़ते समय अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए उत्सुक था। जैसे ही बाई ने ये कहा, उसके शरीर के चारों ओर बिजली की कई परछाइयां दिखाई देने लगीं। दिव्य वन्य अवस्था के ऊपर चारों ओर बैंगनी रंग की तेज किरणें चमक रही थीं। स्पष्ट रूप से बाई के लिए इस गति को बनाए रखना बहुत आसान था, इसलिए वह इतनी शांति से बोल पा रहा था। ये दृश्य देखकर और बाई की बातें सुनकर ताया दिव्य नगरी के योद्धा दंग रह गए। उन्हें आखिरकार बाई की ताकत का अंदाजा हो गया। अगर उनकी गति बाई से कम होती तो वे उससे हार जाते, लेकिन इतनी तेज गति के साथ भला कौन उसका मुकाबला कर सकता था? ये यून की गति पहले से ही बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी वह बाई की गति से कम थी। और अगर वह 10,000 कदम पीछे भी हट जाए तो भी, अगर वह बाई की गति तक पहुंच भी जाए तो भी बाई के पास अपनी रणनीति में कुछ और दांव पेच जरूर होंगे। अत्यधिक गति बाई के बिजली संबंधी नियमों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र थी। ताया दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं के आश्चर्य के बिल्कुल विपरीत युन लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के योद्धा उत्साह से प्रज्वलित थे। बाई उनके युन लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के युद्ध देवता थे और उन्हें बिजली के पुत्र के रूप में भी जाना जाता था। उनमें से अधिकतर लोगों ने बाई के बारे में केवल सुना था, लेकिन उन्हें कभी लड़ते हुए नहीं देखा था। लेकिन आज बाई की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर वे बेहद उत्साहित थे और इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब तक किसी की गति आपसे कम होगी, वह आपसे पराजित होता रहेगा। ये यून ने अपने शरीर से खून को धीरे से पोंछा। ये यून को अपनी गति पर हमेशा से पूरा भरोसा था। जब उसकी ताकत में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी, तब उसने लियू युक्सिंग और क्यून्यू से लड़ते समय अपनी गति का ही सहारा लिया था। पहले तो ये यून ने सबको चकित कर दिया था, लेकिन अब वह केवल यही स्वीकार कर सकता था कि वह बाई से धीमा है। धीमी गति के कारण आक्रमण और रक्षात्मक दोनों ही स्थितियों में खिलाड़ी को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। यदि वह बाई के वारों को रोक नहीं पाता या हमला करते समय बाई की आस्तीन को छू नहीं पाता, तो इस बात में कोई संदेह नहीं था कि इस लड़ाई का परिणाम उसकी हार में ही समाप्त होगा। इसीलिए बाई ने कहा था कि अगर ये यून की गति उससे कम होती तो ये यून आसानी से हार जाता। इस समय बाई की गति फिर से बढ़ गई। मंच पर लगातार अधिकाधिक परछाइयां दिखाई देने लगीं और प्रत्येक परछाई बिजली की तरह चमक रही थी, जो ये यून को पूरी तरह से घेर रही थी। अध्याय 336 बिजली का बल क्षेत्र। बाई का सामना चाहे कोई भी करे, अंततः उस व्यक्ति को अत्यधिक दबाव का सामना करना ही पड़ेगा। अपनी असाधारण गति के अलावा उनके पास अकल्पनीय शक्ति भी थी। ये यून की गति स्पष्ट रूप से बाई की गति का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इससे ताया डिवाइन सिटी के कई योद्धा चिंतित हो गए। इस समय ये यून ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। यदि प्रतिद्वंद्वी 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी तेज हो तो मनुष्य की आंख में उसकी धुंधली छवि रह जाती है।
बाई की गति इतनी तेज थी कि उसकी वजह से कई धुंधली छवियां ही दिखाई देती थीं। परिणामस्वरूप बाई के स्थान का पता लगाना बहुत मुश्किल था। ये यून ने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि खोली। ऊर्जा दृष्टि के भीतर सभी धुंधली छवियां गायब हो गईं, केवल एक ऊर्जा किरण रह गई जो तेज गति से आगे बढ़ रही थी। ऊर्जा संबंधी ये दृष्टि सबसे मूलभूत ऊर्जा प्रवाह को देख सकती है और पीछे कोई भी परछाई नहीं छोड़ती। अपनी ऊर्जा दृष्टि के माध्यम से ये यून बाई के स्थान को स्पष्ट रूप से देख सका। ये यून ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या वह केवल अपनी धारणा पर ही भरोसा कर रहा है? ये यून को आंखें बंद करते देख लोग घबरा गए। पर्पल ब्लड और युआन फाउंडेशन स्तर के योद्धाओं की युआनची की अनुभूति अपेक्षाकृत कमजोर होती है, इसलिए वे अपनी आंखों का उपयोग करने की तुलना में इसका उपयोग कम प्रभावी पाते हैं। उस पल भर में लोगों के पास इस पर ध्यान से सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक बैंगनी किरण को तेजी से गुजरते हुए देखा। ब्लैक लाइट। तलवार के प्रक्षेप पथ ने हवा में ऊर्जा की एक लहर छोड़ दी। ये यून को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी झील पर खड़ा हो। बाई की तलवार तैरती हुई मछली की तरह थी, और जैसे जैसे वह तैर रही थी वह झील के पानी में हलचल पैदा कर रही थी, जिससे ऐसी लहरें उठ रही थी जो ये यून के दिल तक पहुंच रही थी। इसी क्षण ये यून ने अपनी चाल चली। कृपान और तलवार के साथ कृपान और तलवार का संयुक्त आक्रमण। ये यून ने प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस की तलवार शक्ति का प्रयोग नहीं किया। कृपान मकबरे और तलवार की समाधि में प्रवेश करने के बाद उन्होंने तलवार और कृपान की इस विरासत भूमि से तलवार और कृपान की शक्तियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली थी। यद्यपि कृपान और तलवार के मकबरे शुद्ध यांग तलवार महल से काफी हीन थे, फिर भी वे ताया दिव्य साम्राज्य के कई ऋषियों के स्तर से कहीं अधिक उन्नत थे। ये यून की तलवार और कृपान का टकराव ब्लैक लाइट तलवार से हुआ। ऊर्जा के टकराव से एक भयंकर विस्फोट हुआ और बैंगनी प्रकाश पूरे क्षेत्र में फैल गया, मानो कई बैंगनी सांप हवा में नाच रहे हों। और बैंगनी रंग की इस उमड़ती लहर के भीतर जलती हुई शुद्ध यांग ऊर्जा भी व्याप्त थी। ये यून की कृपान और तलवार की ऊर्जा सूर्य की तरह धधक रही थी। उसने बाई के हमले को सीधे ही रोक दिया था। बाई की आक्रमण गति तेज थी, ये यून से कहीं अधिक तेज, लेकिन ये यून की तलवार और कृपान की चालों में वो विशेषताएं थी जो बाई में नहीं थी। वे स्थिर थी, क्योंकि ये यून का दबदबा वाला अंदाज एक विशाल पर्वत की तरह था। उसकी ऊर्जा समुद्र की गर्जना जैसी थी। पलक झपकते ही बाई और ये यून ने एक दूसरे पर सैकड़ों वार कर दिए। इस अवधि के दौरान बाई द्वारा किए गए हमलों की संख्या ये यून द्वारा किए गए हमलों की संख्या से कम दोगुनी थी, क्योंकि उनकी गति में एक स्तर का अंतर था। अगर यह कोई और व्यक्ति होता, कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी जिसकी गति बाई से कम होती, तो वह व्यक्ति बाई के तेज हमलों से पराजित हो जाता। हालांकि इस बार मामला ये यून के खिलाफ था, इसलिए स्थिति पूरी तरह से अलग थी। हालांकि बाई की आक्रमण गति तेज थी, फिर भी वह ये यून की रक्षा पंक्ति को भेदने में सक्षम नहीं था। वह तलवार और कृपान एक अजगर और बाघ की तरह थे। उन्होंने ये यून के शरीर की त्रुटिहीन रूप से रक्षा की। उन्हें भेदना असंभव था। बाई 2 बार हमला करता, लेकिन ये यून एक ही चाल से उन दोनों हमलों को रोक देता। प्रहारों का आदान प्रदान और भी तीव्र हो गया। लोग मंच के मध्य में बन रही असंख्य धुंधली छवियों को ही देख पा रहे थे। यह एक भयंकर तूफान जैसा था। बाई की गति स्पष्ट थी, और यद्यपि ये यून की गति थोड़ी धीमी थी, फिर भी यह बाई के सापेक्षी थी। दूसरों के लिए ये गति अभी भी अकल्पनीय थी। तलवार की किरणें, कृपान की किरणें, शुद्ध यांग ऊर्जा, बिजली जैसी ऊर्जा, अनियंत्रित रूप से उमड़ती ऊर्जाओं के कारण दिव्य वन्य मंच की बैंगनी टंगस्टन टाइलों पर निशान दिखाई देने लगे। ये तो बहुत ही भयावह है। क्या ये यून लोंग दिव्य साम्राज्य और ताया दिव्य साम्राज्य के शीर्ष लोगों के बीच का युद्ध स्थल है? दर्शकों में काफी संख्या में लोग 10 दक्षिणी देशों या अन्य छोटे गुटों से आए थे। उनका टूर्नामेंट यून लोंग दिव्य साम्राज्य और ताया दिव्य साम्राज्य से अलग था। ये यून और बाई के बीच हाथापाई होते देख, चाहे 10 दक्षिणी देश और गुट कितना भी न मानना चाहे, उनमें निश्चित रूप से अब कोई धैर्य नहीं बचा था। ये रफ्तार, ये ताकत, हमारे देश का नंबर 1 व्यक्ति भले ही काफी आक्रामक हो, लेकिन उनके मुकाबले वह शायद कुछ ही सेकंड में हार जाएगा। हमारा देश लगभग वैसा ही है। हमेशा कोई न कोई हमसे ज्यादा ताकतवर होता है। उद्धरण चिन्ह। छोटे देशों के कुछ योद्धाओं ने थूक निगलते हुए कहा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि युवा पीढ़ी इतने उच्च स्तर पर लड़ पाएगी, और इसे देख भी पाएगी। इसी क्षण युआनची के विस्फोट से पेंट की ध्वनि सुनाई दी, जिससे एक जोरदार झटका लगा। ये यून और बाई एक दूसरे से अलग हो गए। इससे पहले जो मुक्केबाजी हुई थी वह किसी तूफान जैसी थी। ये पता नहीं था कि उन्होंने कितने वार किए थे। ये यून और बाई लगभग 200 फीट की दूरी पर खड़े थे। उनके बीच बची हुई युआनची अभी भी व्याप्त थी। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मेरी गति आपकी तुलना में अधिक होने के बावजूद मैं गति के बल पर आपको हरा नहीं सकता। बाई की आवाज गंभीर थी। इससे पहले वह हमेशा अपनी गति के बल पर ही जीत हासिल करता था, लेकिन आज ये यून के खिलाफ उसे अपना यह नजरिया बदलना पड़ा। फिर भी तेज गति को पार किया जा सकता है। पहले जिन प्रतिद्वंद्वियों का उसने सामना किया वे सभी कमजोर थे। अब एक विशेषज्ञ के सामने ऐसे अप्रत्याशित परिदृश्य सामने आ सकते हैं। ये यून ने कहा, जब आप गति के प्रति जुनूनी हो जाते हैं तो आपकी आक्रमण शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है। आप सही कह रहे हैं। आपके साथ संघर्ष करने से मुझे निराशा नहीं हुई। परिपक्व होने के लिए हम दोनों को मिलकर लड़ना होगा। अधिक विशेषज्ञों का सामना करके ही हम सीखेंगे। तभी जीवन मरण की लड़ाई में अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करते समय हम घबराएंगे नहीं। बाई ने बैंगनी रंग की टंगस्टन टाइलों में अपनी तलवार घुसाते हुए कहा। Z। बिजली के झटके की आवाज के साथ ही ये यून को टाइलों से एक कट महसूस हुआ। इससे वह सुन्न हो गया। ये यून ने तुरंत अपने शुद्ध यांग ची का संचार करके हमले का सामना किया। अरे! बाई ने बैंगनी टंगस्टन टाइलों में बिजली प्रवाहित की और जमीन का इस्तेमाल करके ये यून पर हमला किया। कई लोग स्तब्ध रह गए।
ऐसा लग रहा था मानो जमीन ही यून के खिलाफ हो, लेकिन जल्द ही वे चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि दिव्य वन्य मंच के ऊपर एक बैंगनी प्रकाश का पर्दा प्रकट हो गया है। एक विशाल कटोरे की तरह इसने दिव्य वन्य मंच को घेर लिया। ये है। बहुत से लोग असमंजस में थे। यह एक फोर्स फील्ड है। भीड़ में से एक शक्तिशाली व्यक्ति ने घबराकर कहा, फोर्स फील्ड को डोमेन भी कहा जाता है। बहुत कम लोग ही कुछ खास नियमों के साथ ऐसी अलौकिक आत्मीयता प्राप्त कर पाते हैं, तभी उन्हें ऐसी अंतर्दृष्टि मिलती है। हैरानी की बात है कि काले वस्त्र पहने इस युवक के पास इतनी कम उम्र में अपना खुद का फोर्स फील्ड है। उद्धरण चिन्ह। साधना के उच्च स्तर पर पहुंचने पर कोई भी व्यक्ति विधियां सीख सकता है। अंतर केवल विधियों की समझ के स्तर में होता है। लेकिन बल क्षेत्र अलग थे। बल क्षेत्र अत्यंत गहन थे। प्रतिभाशाली लोगों के बीच जो प्रतिभाहीन थे वे ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते थे। यदि किसी व्यक्ति की नियमों के प्रति संवेदनशीलता अपर्याप्त हो तो वह अपने पूरे जीवन में बल क्षेत्रों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाएगा। और नियमों के प्रति यह संवेदनशीलता जन्मजात ही निर्धारित होती है। बाद में किए गए परिश्रम के परिणाम अत्यंत सीमित होते हैं। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा, शीर्ष मानव स्वामी या ऋषि भी नियमात्मक बल क्षेत्रों की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में असफल रहे। इसका कारण ये था कि ऋषि अन्य क्षेत्रों में तो प्रखर हो सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि कुछ नियमों के साथ उनका गहरा संबंध हो। उदाहरण के लिए जियांगे ने तलवारबाजी पर ध्यान केंद्रित किया और तलवारबाजी में उनका कोई सानी नहीं था। नियमों के लिए जियांगे ने ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास किया, और यद्यपि वह एक बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया था, फिर भी उसमें शुद्ध यांग ऊर्जा के साथ आत्मीयता की कमी थी, इसलिए आज तक वह अपना स्वयं का शुद्ध यांग बल क्षेत्र बनाने में असमर्थ है। जब बाय ने अपने बिजली के बल क्षेत्र का इस्तेमाल किया तो एल्डर स्टैंड में बैठे एल्डर भी चौंक गए। दर्शकों की तो बात ही छोड़िए। काले वस्त्रों में लिपटा ये युवक निसंदेह बिजली का चहेता था। वह बिजली का जन्मजात पुत्र था। बिजली के नियमों के प्रति उनकी समझ और लगाव आश्चर्यजनक था। अध्याय 337 भयानक। बिजली के बल क्षेत्र में फंसे होने के कारण ये उनको अपनी त्वचा से बिजली का कर्ट गुजरता हुआ महसूस हुआ, जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। चूंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी गति से नहीं हरा सकता, तो चलो तुमसे सीधे मुकाबला करते हैं। बाय का शरीर रुक रुक कर बैंगनी बिजली से घिर गया। उसके कपड़े और बाल भी बैंगनी बिजली के साथ हिलने लगे। अपनी गति को एक तरफ रखते हुए बाय की ऊर्जा चरम पर पहुंच गई। इस क्षण वह बिजली और गरज को नियंत्रित करने वाले देवता के समान था। गर्जन। जैसे ही बाय ने हमला किया, ऐसा लगा मानो उसके शरीर से किसी दानव की दहाड़ निकल रही हो। यह पहली बार था जब वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। काली रोशनी की तलवार, जिसने बिजली के बल क्षेत्र के भीतर दिव्य बिजली को एकत्रित किया था, एक प्रचंड सरसराहट की आवाज निकालते हुए ये उनकी ओर बढ़ी। बैंगनी बिजली हवा में एकत्रित होकर चरम सीमा पर पहुंच गई और उसका रंग काला हो गया। ये काली बिजली अंततः दसियों फीट लंबे बिजली के दानव के रूप में संघनित हो गई। बिजली से लथपथ ये दानव सजीव प्रतीत होता था और इसका रूप रंग काले बाघ जैसा था। इसने यी पर हमला कर दिया। बिजली गिरने से मौत। जब काली बिजली का दानव यी की ओर उड़ा तो उसके नीचे की बैंगनी टंगस्टन की जमीन पिघलकर धातु में बदल गई। इस तरह की शक्ति ने दर्शकों को सांस रोककर रखने पर मजबूर कर दिया। काले बिजली के दानव को अपने ऊपर हमला करते देख यी उनके शरीर में दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसके पीछे तांग घाटी की एक प्रेत छवि प्रकट हुई। यी जानता था कि बाय का ये हमला असाधारण था। उनकी साधना के स्तर में अंतर के कारण केवल ताया पवित्र तकनीक से इसका सामना करना उसके लिए असंभव था। उफ। ये उनके शरीर के भीतर शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा तीव्र हो उठी जब उसने बैंगनी क्रिस्टल को चरम सीमा तक धकेल दिया। शुद्ध यांग आत्मा ने आसपास से शुद्ध यांग ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर लिया। मूल रूप से शांत रूप से जल रही शुद्ध यांग आत्मा एक प्रचंड चमकदार सूर्य में परिवर्तित हो गई। शुद्ध यांग आत्मा लगभग बैंगनी क्रिस्टल से बाहर निकल पड़ी। उसकी प्रचंड शक्ति एक ज्वार की लहर की तरह थी जिसने ये उनके अंगों को भर दिया। ये को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो। सैबर ट्रुथ के 32 शब्द सैबर के साथ एक। ये ने अपनी तलवार चलाई। उसका शरीर और सोनिक डेथ ब्लेड एक हो गए और उल्कापिंड की तरह तेजी से बाहर निकल गए। बूम। इस जोरदार टक्कर के परिणामस्वरूप एक ऐसा आफ्टरशॉक आया जिसने बैंगनी रंग के टंगस्टन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जो तेज तलवारों की तरह लग रहे थे। सावधान। दिव्य वन्य अवस्था के सबसे निकट स्थित योद्धा भयानक तलवार और कृपाण की ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। सुरक्षात्मक ढाल द्वारा अलग किए जाने के बावजूद भी वे अत्यधिक दबाव को महसूस कर रहे थे। पहले सीधे टकराव के परिणामस्वरूप ही उनका शरीर कांप उठा और उसका हाथ सुन्न हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली उसके शरीर में प्रवेश कर रही हो और उसकी नसों में अनियंत्रित रूप से दौड़ रही हो। बाय की बिजली में शक्ति का एक अंतहीन प्रवाह प्रतीत होता था जिसे शुद्ध यांग ऊर्जा भी आसानी से नष्ट नहीं कर सकती थी। इसी तरह बाय की हालत में भी कोई सुधार नहीं हुआ। ये उनकी तलवार की ऊर्जा बहुत तीव्र थी। इसके अलावा शुद्ध यांग तलवार महल की तलवार शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये उनकी ऊर्जा में एक अमरता का गुण भी जुड़ गया था। यह अमरता तब भी प्रकट होती थी जब ये जानबूझकर शुद्ध यांग तलवार महल की तलवार शक्ति का उपयोग नहीं करता था। इस प्रकार ये की शुद्ध यांग ऊर्जा एक ऐसी ज्वाला की तरह थी जो बाय के शरीर में जल रही थी। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि बाय के पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। दोनों एक दूसरे से 100 फीट से अधिक दूर हट गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, मानो उनका खून खौल रहा हो। ये यून का पीला पड़ा चेहरा और गहरी भौहें देखकर वेन यूचू शियाओरान और उनके साथी उसके लिए चिंतित होने लगे। बाय बहुत ताकतवर था। ये यून ने अब तक जो ताकत दिखाई थी उसके हिसाब से इस लड़ाई को जीतना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अगर वह जीत भी जाता तो यह एक ऐसी जीत होती जिसका कोई अंत नहीं होता। उस हाथापाई में ही दोनों को गंभीर आंतरिक चोटें आईं। बाय के घायल होने से कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये उनके घायल होने से स्थिति बिगड़ गई।
आखिरकार बाई के बाद युन लॉन्ग डिवाइन किंगडम के अभी भी 10 और योद्धा बचे थे। ये लोग बाई और फैंगलिन से काफी कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वे भी बलवान थे। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मुरोग गुआन, जिसे ये युन ने तलवार के एक ही वार में हरा दिया था, समूह में औसत दर्जे का ही था। मुरोग गुआन से निपटने के दौरान ये युन ने बहुत सारी युआनची ऊर्जा खर्च कर दी थी। हालांकि देखने में यह आसान लग रहा था। अगर वह बाई से लड़ने के बाद इन लोगों से लड़ता है तो उसके पास कितनी युआनची बचेगी। उस समय यह संभावना नहीं थी कि ये युन उस तलवारबाजी की चाल का दोबारा इस्तेमाल कर सके। शानदार तलवारबाजी, कितनी शक्तिशाली शुद्ध यांग ऊर्जा। बाई के ऐसा कहते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाली छा गई। उसने अपने होठों के कोने को पोंछा और खून की एक पतली सी धार बह निकली। इससे पहले ये उनके साथ हुए सीधे संघर्ष में उनकी नाड़ी नसें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। लेकिन अब आप ज्यादा खुश मत होइए, मेरी बिजली को इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। बाई ने यीयुन को देखा और उसके होठों के कोने मुस्कुरा उठे। यह मुस्कान अपने बराबर के प्रतिद्वंद्वी से मिलने की खुशी से उपजी थी। ये यून से लड़ना उसे और भी उत्साहित कर रहा था। बाई के विपरीत ये यून ने बाई की आंखों में सीधे देखते हुए अपनी सोनिक डेथब्लेड को और कसकर पकड़ लिया। बाई से लड़ना वाकई बेहद मुश्किल था। अंत में अकेले यून लॉन्ग डिवाइन किंगडम के 15 कुलीन योद्धाओं का सामना करना उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। ये यून का मानना था कि अगर वह अपने गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटेम का आह्वान करे तो उसकी ऊर्जा थोड़े ही समय में समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर उसने अपने गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटेम का इस्तेमाल नहीं किया तो वह बाई को कैसे हराएगा। दोबारा बाई ने जोर से दहाड़ मारी और एक बार फिर हमला कर दिया। गर्जन, एक और दहाड़ के साथ काला बिजली का दानव एक बार फिर बाई के पीछे प्रकट हुआ। बिजली के दानव को बाई की काली रोशनी वाली तलवार में समाहित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप पूरी तलवार से चमकदार काली किरणें निकलने लगीं। बाई हवा में बहुत ऊंचा उछला, उसके चारों ओर अनगिनत बिजली की धाराएं बह रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कई मोटे बैंगनी सांप बाई की ओर बढ़ रहे हों। बिजली के इस बल क्षेत्र के भीतर वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकता था। बाई ने ऊपर से हमला करते हुए यीयुन पर नीचे की ओर धावा बोला। ये यून ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हाथ में सोनिक डेथब्लेड लिए उसके पीछे तांग घाटी की एक प्रेत छवि प्रकट हुई। हालांकि इस बार लाशों का पहाड़ और खून का सागर भी दिखाई दिया, जो अशूरा नरक जैसा लग रहा था। हम जलती हुई शुद्धयांग ज्वालाओं के साथ विलाप की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। गुणों के मामले में लगभग एक दूसरे के विपरीत ये दो शक्तियां सोनिक डेथब्लेड में समाहित हो गईं, जब ये यून ने नीचे से ऊपर की ओर हमला किया और बाई पर वार किया। सेबर ट्रुथ के 32 शब्द हत्या ही मूल उद्देश्य है। काचा, तीव्र ताप के भयंकर प्रभाव से ये यून के पैरों के नीचे की बैंगनी टंगस्टन की जमीन में दरार पड़ गई और एक गड्ढा बन गया। ये यून का पूरा शरीर लगभग दिव्य वन्य अवस्था में धंस गया। हालांकि टक्कर के प्रभाव से बाई का शरीर कई मीटर पीछे जा गिरा और उसने मुंह भरकर खून हवा में थूक दिया। बूम! बाई ने दिव्य वन्य क्षेत्र के बाहर स्थित बैंगनी टंगस्टन की दीवार पर जोरदार प्रहार किया, जिससे दीवार विकृत हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा, फिर अपनी काली रोशनी वाली तलवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में लड़ने का जोश और उत्साह झलक रहा था। ये यून भी बैंगनी टंगस्टन के छेद से बाहर कूद पड़ी। सोनिक डेथब्लेड ने जमीन के साथ एक कोण बनाया और उसकी नोक थोड़ी कांप उठी। इस समय ये यून की कमीज फटी हुई थी। उसके सीने की मांसपेशियों की बनावट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उस पर खून के धब्बे और बिजली गिरने से जले हुए कई काले निशान थे। इस बार बाई का हमला पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था मानो उसने बिजली के बल क्षेत्र की सारी ऊर्जा को उस तलवार के हमले में समाहित कर दिया हो, जिससे ये उनका खून अशांत हो उठा। दर्शक शांत थे। शुरुआत में हुई तेज गति की लड़ाई से लेकर अब आमने सामने की सीधी टक्कर तक लड़ाई और भी तीव्र होती जा रही थी। इसके अलावा ये यून और बाई की चोटें और भी गंभीर होती जा रही थीं। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। बाई बेहद उत्साहित था। ऐसा लग रहा था मानो चोट लगने के साथ साथ उसका उत्साह भी बढ़ता जा रहा हो। युवा पीढ़ी में बहुत समय हो गया है जब किसी ने मुझे मेरे मनचाहे तरीके से चुनौती दी हो। जैसे ही बाई ने ये कहा, उसकी आभा कम होने के बजाय बढ़ गई। ऐसा लग रहा था मानो उसे लगी चोटें उसके लिए कुछ भी नहीं थी। अरे, बाई की आभा बढ़ रही है। लोग घबरा गए। उन्होंने पहले सोचा था कि जैसे जैसे ये यून और बाई की ऊर्जा कम होती जाएगी, उनके बीच की लड़ाई धीमी होती जाएगी, लेकिन अब बाई को देखकर लग रहा था कि लड़ाई और भी तेज हो जाएगी। बाई के पास अभी भी बहुत सारी ताकत है जिसे उसने अभी तक प्रकट नहीं किया है। या शायद ये कहना बेहतर होगा कि ये यून से लड़ने के उत्साह के कारण वह अपने शरीर की छिपी हुई संभावित शक्ति को बाहर निकालने में सक्षम हो गया। बाई ने अभी तक अपना एस्पेक्ट टोटेम प्रकट नहीं किया है। यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के लोग उत्साहित हो गए। उनके लिए भले ही समग्र समूह चैंपियनशिप उतार चढ़ाव से भरी थी और भले ही यून असाधारण थी, फिर भी अंतिम परिणाम नहीं बदलेगा। बाई उनके यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के युद्ध देवता थे। बाई के अलावा बाकी 10 लोगों में भी कुशल योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। उनमें से कई तो जुन यूए से भी अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि उन्हें उम्र का लाभ प्राप्त था। यह पागल आदमी, उद्धरण चिन्ह। एल्डर स्टैंड में कैंगियान ने बाई की ओर देखते हुए कसम खाए। उसे भी यह मानना पड़ा कि यह लड़ाई कठिन होती जा रही थी। बाई उस तरह का योद्धा था जो जितना अधिक लड़ता उतना ही मजबूत होता जाता। ऐसे युद्धप्रिय योद्धा से लड़ना वाकई मुश्किल था। कांगियान। इसी क्षण युआन ची की एक ध्वनि कांगियान के कान में गूंजी। कांगियान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख की थी। इस लड़ाई का नतीजा अभी अनिश्चित है। अगर ये यून हार जाता है तो आपको तुरंत कदम उठाकर उसे बचाना होगा। बाई के साथ उसकी लड़ाई में उसे किसी भी तरह की गड़बड़ी का सामना नहीं करने देना है। इसी प्रकार यदि ये यून बाई को हरा देता है तो हम समूह चैंपियनशिप की दौड़ यहीं समाप्त कर देंगे।
इसके बाद की लड़ाइयों का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि हमारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। इसके बजाय मुझे डर है कि कोई जानबूझकर ये यून को गंभीर रूप से घायल कर देगा और इस लड़ाई से युनलोंग दिव्य साम्राज्य में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेगा। मैं ये यून को इन कमजोर जूनियर खिलाड़ियों के हाथों बुरी तरह घायल होते नहीं देखना चाहता। नगर प्रमुख के शब्दों को सुनकर कांग यान का हृदय प्रसन्न हो गया। कैंग यान पहले से ही ये यून को अपने आधे शिष्य की तरह मानता था। नगर प्रमुख को इस समग्र समूह चैंपियनशिप में जीत हासिल करने की बजाय ये यून की सुरक्षा को प्राथमिकता देते देख कैंग यान केवल कृतज्ञता महसूस कर सकता था। मुझे पता है मेरे आसपास रहने से मैं ये यून को किसी दुर्घटना का शिकार नहीं होने दूंगा। ... दिव्य वन्य मंच पर ये यून और बाय एक दूसरे से लगभग 100 फीट की दूरी पर खड़े थे। दोनों एक दूसरे की अपार शक्ति को महसूस कर सकते थे। ये यून, मुझे पता है कि तुम इसके बाद होने वाली लड़ाइयों को लेकर चिंतित हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी चिंताएं बेवजह हैं, क्योंकि अगर तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई तो मुझे हराने का तुम्हारे पास एक भी मौका नहीं होगा। भले ही तुम पूरी ताकत लगा दो, फिर भी तुम्हारे जीतने की संभावना बहुत कम है। उस तलवारबाजी की कला का इस्तेमाल किए बिना तुम्हारे लिए मुझे हराना लगभग नामुमकिन है। बाय को अफसोस हुआ क्योंकि वह सचमुच ये यून के तलवार के हमले का सामना करना चाहता था। वह एक ऐसे ये यून से लड़ना चाहता था जो अपने चरम पर हो। बाय के बोलते ही उसके पीछे तीसरी बार एक काले बिजली के दानव की प्रेत छवि प्रकट हुई। काश हमारी लड़ाई से ताया दिव्य साम्राज्य और युनलोंग दिव्य साम्राज्य के बीच होने वाले समूह मुकाबले का विजेता तय हो पाता, लेकिन अफसोस मेरे पास ये निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। तुम्हें 2 घंटे आराम करने देना ही मेरी सीमा थी, बाय ने स्पष्ट रूप से कहा और ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। बाय अधिक से अधिक अपनी लड़ाई में निर्णय ले सकता था, लेकिन वह समग्र समूह चैंपियनशिप में अन्य लोगों की लड़ाइयों को व्यवस्थित नहीं कर सकता था। बाय ने अपनी तलवार को झटका दिया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तुम्हारे साथ इतनी दूर तक लड़ने से मुझे बहुत संतुष्टि मिली है। तुम्हें अपना सम्मान दिखाने के लिए मैं अगली बार तुम्हें हराने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली चाल चलूंगा। अध्याय 338 बिजली का सांप बनाम सुनहरा कौवा। बाय के बोलते ही बिजली के दानव की प्रेत छवि की उपस्थिति और भी प्रबल हो गई। बाय के चारों ओर मौजूद बिजली का बल्क क्षेत्र भी गड़गड़ाहट पैदा करने लगा, मानो वह अपनी सारी ऊर्जा उगलने वाला हो। चटकने की आवाज। बल्क क्षेत्र ने बाय के चारों ओर एक बिजली की बाधा बना दी, जिससे वह उसकी सुरक्षा में आ गया। गर्जन। बिजली के दानव ने ऐसी दहाड़ मारी जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे और लोगों के कान के पर्दे फट गए। सुरक्षा घेरे के पीछे से भी दर्शक उस ध्वनि में समाई शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। यह ऊर्जा मानो बिजली के झटके की तरह उनके भीतर तक जागेरी हो, जिससे उनका खून खौल उठा हो। यह बेहद असहज था, बहुत ही भयानक। लोग भयभीत हो गए। बिजली के दानव की दहाड़ ही उनके लिए असहनीय थी। अगर वे ये उनकी जगह खड़े होते तो बिजली के दानव के सीधे हमले का सामना करना कैसा होता। इसी क्षण बाय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिजली के दानव की गर्दन पकड़ ली। गरज गरज गरज। बिजली के दानव ने पागलों की तरह दहाड़ना शुरू कर दिया और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। कांपते हुए उसका आकार वास्तव में छोटा होता जा रहा था। जैसे जैसे उसका आकार छोटा होता गया, बिजली के दानव की बिजली की ऊर्जा और भी अधिक शक्तिशाली होती गई। बिजली का रंग बैंगनी काले से बदलकर एकदम काला हो गया। जब लोगों को लगा कि बाय बिजली के राक्षस को बुलाकर ये उन पर हमला करवाएगा, तभी एक चौंकाने वाली घटना घटी। बाय ने सचमुच बिजली के राक्षस को अपनी छाती से लगा लिया। वाह! बिजली का दानव बाय के शरीर में प्रवेश कर गया और चीलक की धमाकेदार आवाज के साथ बाय के कपड़े फट गए। तेज हवा ने बचे हुए कपड़े और बाय के बालों को उड़ाते हुए उन्हें सीधा खड़ा कर दिया। क्या? लोग घबरा गए। वे खड़े होने से खुद को रोक नहीं पाए। इसी क्षण बिजली के दानव की प्रेत छवि बाय की छाती पर प्रकट हुई। यह उसकी त्वचा पर टैटू की तरह थी। इस दृश्य को देखकर उनमें से कई लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। बाय ने वास्तव में बिजली के राक्षस को निगल लिया था। बिजली के राक्षस का टैटू बाय के पूरे शरीर पर फैल गया। बाघ की धारियों की हल्की हल्की लकीरें धीरे धीरे लिचटेनबर्ग आकृतियों की तरह बाय की गर्दन और चेहरे पर छा गईं। बाय मानो पूरी तरह से एक अलग इंसान में बदल गया था। इस रूप को देखकर हर कोई डर से कांप उठा। इसी क्षण बाय के चारों ओर मौजूद बिजली की बाधा एक बार फिर सिकुड़ गई। अंततः सारी ऊर्जा एक साथ संघनित होकर एक लंबे मोटे सांप की आभासमय छवि में तब्दील हो गई। सांप धीरे धीरे और अधिक वास्तविक होता गया और उसका आकार बढ़ता गया। वह 70-80 फीट लंबा और पूरी तरह से काला था। उसके 6 सिर थे और उसके शरीर पर बनी धारियां बिजली की तरह दिखती थीं। 6 सिर वाला बिजली का सांप। दर्शक दीर्घा में बैठे किसी व्यक्ति ने हैरानी से कहा, यह बाय का एस्पेक्ट टोटेम था। बाय का एस्पेक्ट टोटेम एक 6 सिर वाला बिजली का सांप निकला। बिजली से युक्त निर्जन जीवों के बीच यह एक भयानक प्राणी था। दिव्य वन में उन्नत स्तर के मानव स्वामी भी शायद 6 सिर वाले बिजली के सांपों का सामना न कर पाए। और बाय ने वास्तव में एक 6 सिर वाले बिजली के सांप को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में प्राप्त कर लिया था। आमतौर पर जो एस्पेक्ट टोटेम जानवरों के रूप में होते थे, वे उस उजार जानवर से मेल खाते थे जिसे एक योद्धा ने मारा था। जिस निर्जन प्राणी को मारा जाएगा, वो संबंधित एस्पेक्ट टोटेम का निर्माण करेगा। किसी एस्पेक्ट टोटेम को संघनित करने के लिए व्यक्ति को स्वयं उस निर्जन प्राणी को मारना पड़ता था। यदि उसे कोई और मारता तो यह संभव नहीं था। यह एक ऐसा नियम था जिसका उल्लंघन बैंगनी क्रिस्टल भी नहीं कर सकता था। और बाय ने वास्तव में 6 सिरों वाले बिजली के सांप के रूप वाले टोटेम को संघनित किया था। इससे यह साबित हुआ कि उसने स्वयं 6 सिर वाले बिजली के सांप को मारा होगा। यह भी संभव था कि बाय ने बहुत सारे 3 सिर वाले बिजली के सांपों को मार डाला हो, जिसके कारण उसका मूल 3 सिर वाला बिजली का सांप एस्पेक्ट टोटेम 6 सिर वाले बिजली के सांप में विकसित हो गया हो।
यदि 6 सिर वाला बिजली का सांप एक बार फिर विकसित होता है तो वह आदिम प्रजाति के 9 सिर वाले बिजली के सांप में बदल जाएगा। हालांकि 3 सिर वाले बिजली के सांप भी इतने शक्तिशाली और निर्जन जीव थे कि प्रारंभिक चरण के मानव स्वामी भी उनसे निपटने में सक्षम नहीं होते। बाई ने 3 सिर वाले बिजली के सांपों को कैसे मार डाला? 6 सिर वाले बिजली के सांप के प्रकट होने के साथ ही काले बादल इकट्ठा होने लगे और बिजली आसमान को ढकने लगी। बूम! जैसे ही बिजली चमकी, काले बादल और घने हो गए। स्टेडियम के खुले गुंबद से दर्शक काले बादलों को इकट्ठा होते हुए देख सकते थे और साथ ही पानी की भाप भी दिखाई देने लगी थी। एक पल भी नहीं बीता था कि अखाड़े में बारिश शुरू हो गई। आंधी तूफान, लोगों को अपने चेहरे पर ठंडी बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज सुनाई दे रही थी और वे भयभीत महसूस कर रहे थे। बिजली गिरने से बारिश हुई, इसलिए जब बाई ने अपने 6 सिर वाले बिजली के सांप के रूप वाले टोटेम का आह्वान किया तो उसके द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली बिजली के कारण मौसम प्रभावित हुआ और मूसलाधार बारिश होने लगी। युआन साम्राज्य के किसी योद्धा के लिए मौसम को प्रभावित करना बिल्कुल असंभव था। क्या बाई अपनी सबसे मजबूत अवस्था में है? लोग बाई को चिंता भरी नजरों से देख रहे थे। हा, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा महसूस हो रहा है। बाई जोर से हंसा। इस समय वह कमर से ऊपर नग्न था, जिससे उसकी सुडौल मांसपेशियां साफ दिख रही थीं। उसका शरीर बाघ की धारियों और बिजली के टैटू से ढका हुआ था और उसकी छाती पर एक दहाड़ता हुआ काला बाघ और बिजली का दानव बना हुआ था, जबकि उसके पीछे से एक 6 सिर वाला बिजली का सांप उठ रहा था। उसके हाथ में मौजूद काली रोशनी की तलवार से भी भारी मात्रा में काली बिजली निकल रही थी। इन सब ने बाई को किसी गर्जनाशील देवता की मूर्ति जैसा बना दिया था। बाई की हालत देखकर यियुन ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा गंभीर हो गया। काले बिजली के दानव को निगलने के बाद उसने उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर लिया और फिर 6 सिर वाले बिजली के सांप के रूप में एक प्रतीक चिन्ह प्रकट किया। उस समय बाई, जो अपनी चरम सीमा पर था, अत्यंत शक्तिशाली था। उसे बाई के खिलाफ पूरी ताकत लगानी होगी। हालांकि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का मतलब ये होगा कि वह आगे के मैचों में लड़ने में सक्षम नहीं होगा। यियुन, अपनी चाल चलो। मेरी वर्तमान स्थिति में मैं सबसे ज्यादा उस तलवार के हमले का इंतजार कर रहा हूं जिसका इस्तेमाल तुमने फैंगलिन को हराने के लिए किया था। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि उस हमले को झेलने से मुझे कितना नुकसान होगा। बाई ने यह नहीं बताया कि हमला उसे हरा पाएगा या नहीं, उसने केवल ये सवाल किया कि इससे उसे कितना नुकसान होगा। स्पष्ट रूप से उसे विश्वास था कि वह उस हमले को पूरी तरह से झेल लेगा। वह केवल घायल होगा, पराजित नहीं होगा। बाई को खुद पर पूरा भरोसा था कि वह उस तलवार के हमले को झेल सकता है जिससे फैंगलिन लगभग मर ही गया था। इससे पता चलता है कि वह कितना घमंडी था। हालांकि बाई की धृष्टता के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी ताकत ने उसे ऐसे शब्द कहने का अधिकार दिया था। दुर्भाग्यवश अब आप उस हमले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे खेद है, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर आपको हराऊंगा। अब अपनी चाल चलिए, शायद आप मुझे चौंका देंगे और निराश नहीं करेंगे। बाई ने काली रोशनी वाली तलवार यियुन की ओर तान दी। यियुन ने आह भरी और विशिष्ट प्रकाश तलवार को छूते हुए असहाय होकर मुस्कुराया। सचमुच, मैं अब उस तलवार के हमले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे अभी भी इस समूह चैंपियनशिप को जीतने की थोड़ी सी उम्मीद थी। आखिरकार मैं ताया दिव्य साम्राज्य का आभारी हूँ, इसलिए मैंने अपनी शक्ति बचाकर रखी थी और जहां तक संभव हो कुछ खास चालों का इस्तेमाल नहीं किया था। उनका इस्तेमाल करने से ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होगी, जिसके परिणामस्वरूप मैं आगे की लड़ाइयों में भाग नहीं ले पाऊंगा। हालांकि उद्धरण चिन्ह, ये कहते हुए यियुन रुका और धीरे से अपना हाथ विशिष्ट प्रकाश की तलवार पर फेरा, जिससे उसकी हथेली पर एक घाव हो गया और खून तलवार पर बहने लगा। यियुन का खून मानो गर्म लावा जैसा था। विशिष्ट प्रकाश की तलवार पर गिरते ही वह जलने लगा। लेकिन तुम्हारे सामने मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। तो ठीक है, मैं अब ज्यादा परवाह नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ एक शानदार लड़ाई लड़ूंगा। ये शब्द कहते समय यियुन की आंखों में लड़ने का जज्बा साफ झलक रहा था। यियुन सीधे बाई को घूर रहा था और बाई भी उसे घूर रहा था। ओह, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की ताकत है? अपने आगामी हमले में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, बाई ने जोर से कहा। यियुन हंसते हुए बोली, मैं भी पूरी ताकत से हमला करूंगी। मुझे विश्वास है कि मेरा पूरा बल प्रयोग आपको निराश नहीं करेगा। यियुन ने बाई के ही शब्दों का इस्तेमाल उसी पर पलटवार करने के लिए किया। बाई जोर से हंसी, बहुत बढ़िया, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि इस हमले में आपकी जान भी जा सकती है। जैसे ही बाई ने बोलना शुरू किया, उसके शरीर से हत्या की ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा। ताया डिवाइन सिटी के योद्धा, विशेषकर वेन्यू, चू शियाओरान और उनके साथी जो यियुन को जानते थे, अपनी सांसें थाम लेते थे। बाई अपनी चरम अवस्था में वास्तव में बहुत भयानक था। वह इतना शक्तिशाली था कि लोगों में उसका विरोध करने का साहस नहीं था। एल्डर स्टैंड्स में कांग यान और भी अधिक एकाग्र था। उसे डर था कि यियुन के साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। उसके विचार में युवावस्था के ऋषि भी वर्तमान बाई का मुकाबला नहीं कर सकते। बारिश और तेज हो गई। जलवाष्प लोगों की दृष्टि में व्याप्त हो गया था। बाई और यियुन, स्वर्ग के दो समकालीन गौरवशाली पुत्र, एक दूसरे से 200 फीट से भी कम दूरी पर थे। वे बारिश के पर्दे से अलग होकर एक दूसरे को देख रहे थे। इसी क्षण बाई ने अपनी चाल चली। उसने अपने हाथ में काली तलवार लहराई और बारिश के बीच बिजली की एक काली चमक की तरह उसने बारिश के घने पर्दे को चीर दिया। उसे एक तलवार के हमले की शक्ति इतनी थी कि आकाश और पृथ्वी हिल उठे। संपूर्ण दिव्य वन्य क्षेत्र के साथ साथ मोटी बैंगनी टंगस्टन भूमि भी तलवार से चीरकर खुल गई, जिसके परिणामस्वरूप एक विशाल तलवार का निशान बन गया। बाई की तेज तलवार की किरण उसके 6 सिर वाले बिजली के सांप के साथ यियुन की ओर तेजी से बढ़ी। यियुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसी क्षण उसने भी अपनी चाल चली।
यह तलवार मकबरे वाली चाल ही थी, लेकिन इसमें अब शुद्ध यान तलवार की शक्ति का अंश भी समाहित था। यह उस समय यी यून के लिए सबसे शक्तिशाली तलवार शक्ति थी जिसे वह संभाल सकता था। हालांकि केवल तलवार चलाने की यह इच्छाशक्ति ही काफी नहीं थी। इसी क्षण यी यून के शरीर के भीतर से एक स्पष्ट चीख सुनाई दी। ये स्पष्ट पुकार मानो किसी फीनिक्स पक्षी की पुकार हो जो आकाश को भी पार कर गई हो। बारिश की तेज आवाज और गरजते बादलों की गड़गड़ाहट चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, उस स्पष्ट पुकार में वे सब दब गए। वह क्या था? आवाज इतनी तेज थी कि दर्शक घबरा गए। ऐसा लग रहा था मानो वह उनके कानों में गूंज रही हो, सीधे उनके दिलों तक पहुंच रही हो। फिर भी वह कानों को चुभने वाली नहीं थी, बल्कि उसमें मन को तरोताजा करने की शक्ति थी। बूम! शुद्ध यान ज्वालाएं प्रज्वलित हुई और यी यून के पीछे एक तेजस्वी सूर्य के विस्फोट की तरह यी यून के पीछे तांग घाटी की एक मंद छवि प्रकट हुई। लोगों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्होंने आकाश में एक दिव्य प्रकाश को उठते देखा। एक दिव्य तलवार की तरह यह बादलों में घुस गया और उन्हें चीर डाला। श्याओ! उन्होंने एक बार फिर वह स्पष्ट और बुलंद आवाज सुनी। दर्शक असहाय होकर देखते रहे जब शुद्ध यान ज्वालाओं से ढका एक सुनहरा कौवा यी यून के शरीर से निकला और दिव्य प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हुए ऊपर की ओर उड़ गया। इस सुनहरे कौवे के पंखों का फैलाव कई मीटर था और इसने लगभग पूरे दिव्य वन्य क्षेत्र को ढक लिया था। शुद्ध यान ज्वालाओं की गर्मी में उसके आसपास की बारिश की बूंदें और पानी की धुंध तुरंत वाष्पित हो गईं। हे भगवान, यह क्या है? लोग बेहद हैरान थे। अचानक प्रकट हुए उस दिव्य पक्षी की आंखें कौवे जैसी, चोंचबाज जैसी और पंख फीनिक्स पक्षी जैसे थे। उसके 3 पैर थे और उसके सारे पंख सुनहरी शुद्ध यान ज्वालाओं से जल रहे थे। सुनहरा कौवा, 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा। कुछ लोगों ने अविश्वास से नाम पुकारा। यह सुनहरा कौवा यी यून के शरीर से बाहर निकला था। क्या ये यी यून का एस्पेक्ट टोटेम हो सकता है? वह कैसे संभव है? एक विशिष्ट योद्धा जिसका एस्पेक्ट टोटेम एक राजा श्रेणी के निर्जन जानवर के रूप में था, पहले से ही बेहद आकर्षक था। उदाहरण के लिए बाएं ऐसी ही थी। यदि यह कोई आदिम प्रजाति होती तो यह और भी अधिक रोचक होता। हालांकि इस प्रकार के स्वरूप प्रतीक केवल ऋषियों के पास ही होते हैं। आखिरकार योद्धाओं को प्राप्त होने वाले एस्पेक्ट टोटेम उन्हें शिकार करने की प्रक्रिया से ही मिलते थे। आमतौर पर आदिम प्रजातियों का शिकार करने में सक्षम लोग केवल ऋषि ही होते थे। यहाँ तक कि मानव शासक भी, जिन्हें किसी प्राचीन प्रजाति को मारने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, शायद उसे आत्मसात करने की क्षमता न रखते हो। 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा, यह आदिम प्रजातियों से भी एक उच्च स्तर का था। यह पर्पल ब्लड क्षेत्र के योद्धा पर कैसे प्रकट हो सकता है? दर्शकों के पास इस बारे में गहराई से सोचने का समय नहीं था। उन्होंने बस इतना देखा कि 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा 6 सिर वाले बिजली के सांप पर झपटा और एक भयंकर दहाड़ के साथ अपनी तीनों टांगों के नुकीले पंजों को फैलाकर 6 सिर वाले बिजली के सांप को पकड़ लिया। चटकने की आवाज, शुद्ध यान ज्वालाओं ने बैंगनी बिजली को अपनी चपेट में ले लिया और वह दहाड़ उठी। आकाश में बिजली के सर्प और स्वर्णिम कौवे के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। स्वभाव से ही सांप चीलों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो भला 6 सिरों वाला बिजली का सांप सुनहरे कौवे जैसे दिव्य प्राणी का मुकाबला कैसे कर सकता है? महज कुछ ही सेकंड में तीनों पैर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहे और सुनहरे कौवे ने 6 सिर वाले बिजली के सांप को चीर डाला। 6 सिरों वाला बिजली का सांप इस तरह खून बहाने लगा जैसे वह सचमुच मांस और खून से बना एक वीरान जानवर हो। 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे द्वारा 6 सिर वाले बिजली के सांप को मारने के तुरंत बाद यी यून की तलवार ने उसका पीछा किया और 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे के साथ ही नीचे की ओर एक वार किया। उस क्षण ऐसा लगा मानो आकाश और पृथ्वी की आवाज थम गई हो। लोगों की नजरों में केवल एक सुनहरी तलवार की किरण ही दिखाई दे रही थी। उस किरण ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया और आकाश में छाए काले बादल भी छट गए। बूम! शुद्ध यान ज्वालाओं ने बिजली को अपनी चपेट में ले लिया और उसे चीरते हुए सब कुछ जलाकर राख कर दिया। यी यून की तलवार ने बाई के बिजली के सुरक्षा कवच पर जोरदार प्रहार किया और वह सुरक्षा कवच कागज की तरह चकनाचूर हो गया। बाई बेहद भयभीत हो गया और आने वाले हमले का सामना करने के लिए उसने अपनी तलवार उठा ली। हालांकि भयानक शुद्ध यान ज्वालाओं और 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे जैसे दिव्य प्राणी के दबाव में उसे लगा कि केवल अपनी शक्ति से उनका मुकाबला करना असंभव है। पेंग! तलवार की किरण फट पड़ी और बाई को अपने ऊपर एक तीव्र ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। वह एक पेड़ के पत्ते की तरह था जो तूफानी आंधी में असहाय खड़ा था। बाय ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख के बगल में 7 सितारा पैगोडा के मालिक ने अपनी आंखें सिकुड़ी और तुरंत बाहर निकल भागे। उनके नीचे की कुर्सी पल भर में चकनाचूर हो गई। उसी समय बाय ने मुंह भरकर खून थूका। उसकी सुरक्षात्मक युवांची चकनाचूर हो गई थी और उसकी छाती की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी। वह कागज के टुकड़े की तरह उड़ गया। घातक शुद्ध यान तलवार ची अभी भी उसके शरीर से चिपकी हुई थी, मानो उसकी जान लेने को तैयार हो। हालांकि उसी क्षण 7 स्टार पैगोडा का मालिक अचानक बाय के बगल में प्रकट हुआ और उसे पकड़ लिया। पेंग! 7 स्टार पैगोडा के स्वामी की आस्तीन के एक झटके से वह भयानक शुद्ध यान तलवार की ऊर्जा उसके पास पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। 7 स्टार पैगोडा के मालिक को बुरी तरह घायल बाय को उठाते देख कोई भी एक शब्द भी नहीं बोला। इस युद्ध का परिणाम उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। बाय को यी यून ने हरा दिया। अंत में बाय को वास्तव में यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के दल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति 7 स्टार पैगोडा के स्वामी की आवश्यकता पड़ी ताकि वह स्वयं आकर उसे बचा सके। दर्शकों को ऐसा लगा जैसे वे सपने में हो, खासकर यून लॉन्ग डिवाइन किंगडम के योद्धाओं को जो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। बाय यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य का युद्ध देवता था, फिर भी उसे एक ऐसे युवक ने हरा दिया जो उससे उम्र में छोटा था और जिसकी साधना का स्तर उससे कम था। ये कैसे संभव था? लोगों ने आसमान की ओर देखा। बारिश सचमुच रुक गई थी। ये यून के हमले ने काले बादलों को चीर दिया था और बाय की बिजली से बने बारिश के बादल भी छट गए थे।
एक से बारिश हो सकती थी जबकि दूसरे में बादलों को तितर बितर करने की क्षमता थी। ये कल्पना करना कठिन था कि यह लड़ाई वास्तव में इतनी भीषण हो गई थी। ये कल्पना करना भी कठिन था कि वे दोनों युवा पीढ़ी के योद्धा थे। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लड़ाई के अंतिम क्षणों में 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा तेजी से वहां से गुजरा। सुनहरी शुद्धयान ज्वालाओं से जलती हुई वह रहस्यमय प्रेत छवि अभी भी दर्शकों में मौजूद हर किसी की आंखों की पुतलियों में इस कदर बसी हुई थी कि उसे हटाया नहीं जा सकता था। वह निस्संदेह एक त्रिपादित स्वर्ण कौवा था, लेकिन वह प्रकट कैसे हुआ होगा? क्या वह यी यून का एस्पेक्ट टोटेम था? लोग यी यून को देखकर अविश्वास से भर गए। बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धा के पास त्रिपाद स्वर्णिम कौवा एक पहलू प्रतीक के रूप में कैसे हो सकता है? अध्याय 339। एक बाघ अपनी पहाड़ी छोड़कर मैदानों की ओर उतरता है। एक योद्धा का एस्पेक्ट टोटेम आमतौर पर लगातार वीरान जानवरों का शिकार करने के बाद बनता था। वीरान जानवर को मारने के बाद बनने वाले पशु चिन्ह पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं होते थे, इसलिए जिन योद्धाओं में एस्पेक्ट टोटेम बनाने की प्रतिभा नहीं होती थी, उन्हें एस्पेक्ट टोटेम बनाने में सक्षम होने से पहले सैकड़ों बार प्रयास करना पड़ता था। इसके अलावा पशु के आकार वाले एस्पेक्ट टोटेम के लिए वीरान जानवरों की श्रेणी जितनी ऊंची होती जाती थी, उन्हें संघनित करना उतना ही कठिन होता जाता था। उच्च श्रेणी के वीरान जानवर को मारना ही मुश्किल नहीं था, बल्कि उसे मारने के बाद पशु चिन्ह को संघनित करना भी आसान नहीं था। उदाहरण के लिए, भले ही बैंगनी रक्त क्षेत्र का कोई योद्धा वास्तव में किसी आदिम प्रजाति को मार डाले, फिर भी वह आदिम प्रजाति के पहलू टोटेम को संघनित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे की तो बात ही छोड़ दे, जो आदिम प्रजाति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। विशाल मैदान में सन्नाटा पसरा हुआ था। चाहे वो ताया डिवाइन सिटी के योद्धा हो या यून लॉन्ग 72 पैगोडा के योद्धा, दक्षिणी 10 देश हो या अन्य छोटे गुट, सभी को यह अविश्वसनीय लग रहा था। ये यून के पास स्वर्ण कौवा टोटेम कैसे है? ताया दिव्य नगर के एक बुजुर्ग ने कांग यान से पूछा। हालांकि ये यून के गुरु ग्रैंड मास्टर युहुआ थे, लेकिन कांग यान ही उनकी साधना के बारे में अधिक जानते थे। कैंग यान कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हकलाते हुए बोला, मुझे भी नहीं पता। दरअसल मैं ही उसे टोटेम मिस्टिक तकनीक चुनने के लिए ले गया था, और बाद में हाँ, उसने 10,000 पशु टोटेम चुना। उद्धरण चिन्ह 10,000 पशु टोटेम। ताया दिव्य शहर के एक वरिष्ठ होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उस टोटेम रहस्यमय तकनीक का क्या अर्थ है। यह न केवल एक अवशेषी प्रति थी, बल्कि इस पर साधना करना भी अत्यंत कठिन था। प्राचीन काल से लेकर आज तक ताया दिव्य साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति इस पर महारत हासिल नहीं कर पाया था। ये यून ने 10,000 पशु टोटेम में महारत हासिल कर ली। ताया दिव्य नगरी के उपस्थित कई बुजुर्गों ने पहले 10,000 पशु टोटेम देखा था। गहन विचार विमर्श के बाद ये यून द्वारा प्रकट किया गया एस्पेक्ट टोटेम 10,000 पशु टोटेम से काफी मिलता जुलता था। संभव है कि क्या ये यून ने वास्तव में एक ऐसी टोटेम रहस्यवादी तकनीक में महारत हासिल कर ली थी जो वे नहीं कर पाए थे? कई बुजुर्ग कैंग यान को प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे थे। कैंग यान केवल उन्हें घूरता रहा, क्योंकि वह पूरी तरह से अवाक रह गया था। उसने यी यून को 10,000 पशु टोटेम चुनने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन अंत में इस बच्चे ने वास्तव में इसे हासिल कर लिया। इससे कैंग यान की दुनिया के प्रति धारणा पूरी तरह से बदल गई। सचमुच एक महारत थी। टूर्नामेंट के बाद मैं उससे जरूर पूछूंगा कि उसने इस खेल में महारत कैसे हासिल की। जब कांग यान सोच ही रहा था, तभी ताया डिवाइन सिटी के नगर प्रमुख की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। हमारे ताया दिव्य राज्य के लिए ऐसे व्यक्ति का जन्म होना अत्यंत सौभाग्य की बात है। यदि चरवाहा बालक सचमुच ऐसे राक्षसों का झुंड लेकर आएगा जो ताया दिव्य राज्य पर विपत्ति लाएगा, तो शायद यही ताया दिव्य राज्य के लिए राख से उठने का अवसर होगा। ताया दिव्य राज्य का अस्तित्व बहुत पुराना हो चुका है, जिसके कारण देश थोड़ा सुस्त हो गया है। मृत्यु शायद बुरी बात न हो, और ये यून शायद ताया दिव्य राज्य को राख से उठने का अवसर प्रदान करे। भविष्य में उसे महान सम्राट बनने का अवसर भी मिल सकता है। उद्धरण चिन्ह नगर प्रमुख ने यह बात गंभीर स्वर में कही। कांग यान ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद कई बुजुर्ग भी नगर स्वामी के संदेश को सुनकर बेहद चिंतित हो गए। महान सम्राट। ताया दिव्य साम्राज्य के करोड़ों वर्षों के इतिहास में कभी कोई महान सम्राट नहीं हुआ था। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल एक उच्च कोटि का ऋषि था। ऋषियों और महान सम्राटों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। यह ऐसा अंतर था जिसे देखकर लोग शोक करते थे। क्या यी यून एक महान सम्राट बन सकता था? यदि ऐसा होता तो ताया दिव्य साम्राज्य में बहुत संभवतः एक क्वांटम छलांग लग जाती। एक महान सम्राट न केवल ताया दिव्य साम्राज्य की समृद्धि की गारंटी देता था, बल्कि यदि एक महान सम्राट का वंश ताया दिव्य साम्राज्य के शाही वंश के साथ मिश्रित हो जाता, तो इससे ताया दिव्य साम्राज्य का शाही वंश और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता। इसके अलावा एक महान सम्राट कई प्रकार की मार्शल आर्ट का निर्माण करता था और अपने पीछे ऐसी विरासतें छोड़ जाता था जो स्पष्ट रूप से अमूल्य थी। आखिरकार तलवार और कृपाण से युक्त ये मकबरे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़े गए थे जिस पर महान सम्राट होने का संदेह था। दुर्भाग्य से तलवार और कृपाण से युक्त ये मकबरा पूरी तरह से एक महान सम्राट की विरासत नहीं थे। इन्हें पहले भी खोला जा चुका था, जिससे इनके भीतर की बहुमूल्य विरासत का बहुत कुछ हिस्सा नष्ट हो गया था। तलवार और कृपाण वाले मकबरे में केवल निशान ही बचे थे, और वे भी ऐसे प्रतीत होते थे मानो मालिक ने उन्हें लापरवाही से बनाया हो, इसलिए उन्हें विरासत नहीं माना गया। हालांकि तलवार और कृपाण वाले मकबरों और उनके भीतर मौजूद व्यवस्था ने ताया दिव्य साम्राज्य के एक अद्वितीय विशेषज्ञ के सहयोग से दिव्य वन क्षेत्र में ताया दिव्य नगर को खोलने में मदद की। एक अधूरी विरासत का भी इतना महत्व था, तो एक महान सम्राट की संपूर्ण विरासत का महत्व तो स्पष्ट ही था। यदि देश में कोई महान सम्राट होता तो ताया दिव्य साम्राज्य की समग्र शक्ति में वृद्धि होती। महान सम्राट होने से देश में ऋषियों की संख्या में भी वृद्धि होती, और इसके कुछ ही समय बाद एक दूसरा महान सम्राट भी प्रकट हो सकता है। महान सम्राट, क्या ये सचमुच संभव है? क्या यी यून महान सम्राट बन सकता है?
कैंग यान ने यी यून को देखा और अविश्वास से भर गया। उसके लिए महान सम्राट एक ऐसी किंवदंती थी जो उसकी समझ से परे थी। क्या वह एक महान सम्राट के उदय का साक्षी बनने जा रहा था और उस महान सम्राट के स्वामियों में से एक बनने जा रहा था? इस बात के बारे में सोचते ही कांग यान को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। यदि वह किसी महान सम्राट का गुरु बन जाता तो भले ही वह उनके भावी गुरुओं में सबसे कम प्रतिभाशाली होता, कांग यान को फिर भी अत्यंत संतोष होता। अपने जीवन में महान सम्राट बनना उसके लिए असंभव था, लेकिन यदि उसका कोई शिष्य महान सम्राट बन जाता तो वह सचमुच बिना किसी पछतावे के मर सकता था। इस समय नगर प्रमुख ने आगे कहा, मुझे खेद है कि यून अब और लड़ नहीं सकता। हमें इस युद्ध में हार स्वीकार करनी होगी। इस स्तर तक लड़ने के लिए वह पहले से ही श्रेष्ठ योद्धाओं में श्रेष्ठ है। उसने ताया दिव्य राज्य के लिए पर्याप्त गौरव अर्जित किया है और हमें बहुमूल्य स्थान दिलाए हैं। मैं इस युद्ध के बाद यी यून को उसकी सराहनीय उपलब्धियों के लिए व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत करूंगा। कैंग यान ने यी यून की ओर देखा। इस समय गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करने के बाद यी यून का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके चेहरे पर गुलाबी रंग का कोई निशान नहीं बचा था और तलवार व कृपान पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे। हालांकि इस बार उसने कोई नाड़ी नहीं काटी, लेकिन कैंग यान को महसूस हुआ कि यी यून की युवांची लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग सांस लेने में लगने वाले समय से भी कम समय के लिए करने से यी यून की युवांची पूरी तरह से समाप्त हो गई। यी यून बुरी तरह थक चुका था। संभवतः वह सेबर ट्रुथ के 32 शब्दों की चालों का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आगे लड़ने का कोई फायदा नहीं था। यी यून ने भारी सांस लेते हुए खुद को सहारा देने के लिए सोनिक डेथ ब्लेड का इस्तेमाल किया। वो बड़ी मुश्किल से अपने अनियंत्रित रक्त प्रवाह को नियंत्रित कर पा रहा था। हालांकि उसके पास उपचार की दवा के रूप में गोल्डन क्रो का रक्त था, लेकिन वो पहले ही इसका बहुत सारा हिस्सा पी चुका था और जितना वो अवशोषित कर सकता था वो पहले ही अवशोषित हो चुका था। अगर वो थोड़ा और पी लेता तो भी यह कारगर होता, लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा को इस गठबंधन टूर्नामेंट को जीतने के स्तर तक पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसा लगता है जैसे वो बच नहीं पाएगा। उद्धरण चिन्ह। कांग यान ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी यी यून की स्थिति के बारे में पता चलने लगा था। पिछली बार भी ऐसा लग रहा था कि वह बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उसने तलवार के एक ही हमले से मुरुग गुआन को खत्म कर दिया। प्रतिभागियों की बेंचों पर बैठे यून लॉन्ग डिवाइन किंगडम के कुछ योद्धा चुपचाप आपस में चर्चा कर रहे थे। पहले मुरुग गुआन को लगा था कि वह यी यून को आसानी से हरा देगा, लेकिन अंत में यी यून ने उसे आसानी से हरा दिया। वह दृश्य अभी भी उनके दिमाग में ताजा था। एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा सावधान रहने की स्थिति में, और विशेष रूप से यी यून द्वारा मुरुग गुआन को लगभग पंगु बना देने के बाद इन अभिजात वर्ग के मन में भय पैदा हो गया। उनमें यी यून के विरुद्ध जाने का साहस नहीं था। कोई भी मुरुग गुआन के पदचिह्नों पर नहीं चलना चाहता था। इस बार तो उसने वाकई और भी ज्यादा शक्ति खर्च कर दी है। उसका एस्पेक्ट टोटेम उस तलवार के हमले से भी कहीं ज्यादा भयानक है। उसके चरम बैंगनी रक्त साधना स्तर को देखते हुए इसका इस्तेमाल करने के बाद भी खड़े रह पाना वाकई काफी है। ये यून तो पहले ही पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। बैंगनी रंग के वस्त्र पहने एक युवक ने यी यून की ओर देखते हुए घमंड से कहा। इस समय डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज पर यी यून का शरीर अचानक कांप उठा, क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर का वजन सोनिक डेथ ब्लेड पर डाल दिया और अंत में मुंह से खून थूक दिया। खून ने ठंडे बैंगनी रंग के टंगस्टन के फर्श को दागदार कर दिया। ये यून ये देखकर चू शियाओरान और उसके साथी बेहद चिंतित हो गए। वो खून की उल्टी कर रहा है। हाँ, बैंगनी कपड़े पहने वो युवक जिसने पहले बात की थी, ये दृश्य देखकर जोर से हंस पड़ा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसने अपने साथियों की ओर देखा और बेहद प्रसन्नता का भाव दिखाया। जैसा कि मैंने कहा, वह अब और नहीं रह सकता, फिर भी आप में से कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। बाकी सबने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर किसी ने सिर हिलाकर कहा, सचमुच ये उनको नहीं आना चाहिए। ये हमारा मौका है। 7 स्टार पैगोडा के स्वामी ने अपनी आवाज भेजी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये उनके महान सम्राट बनने की थोड़ी सी संभावना है। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि वह महान सम्राट बनेगा, लेकिन अगर वह भविष्य में बन भी गया तो क्या हुआ? क्या वह अपनी जवानी में हमसे पराजित नहीं हुआ था? तुम सही कह रहे हो। एक युवा महान सम्राट को हराने के बारे में सोचकर ही मुझे रोमांच होता है। भविष्य में हम सब कह सकेंगे कि हम वो लोग थे जिन्होंने एक युवा महान सम्राट को हराया। हा। बैंगनी वस्त्रधारी युवक के उकसावे पर यून लॉन्ग दिव्य राज्य के कई युवक उत्साह से हंसने लगे। वे यी यून को हराने के लिए बेताब थे। ये यून, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। बैंगनी वस्त्र पहने युवक अकड़ते हुए दिव्य वन्य मंच पर चढ़ा और अभिमानी दृष्टि से ये यून को देखा। इसी क्षण कांग्यान की युवांची की आवाज ये यून के कानों में गूंजी। ये यून, उसकी उकसाहट में मत आओ। ये व्यक्ति देखने में भले ही मंदबुद्धि लगे, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के बचे हुए 10 लोगों में वह शायद तीसरे या चौथे स्थान पर है। तुम अब उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए। अगर तुम नहीं कहना चाहते तो मैं तुम्हारी ओर से हार मान लूंगा। कैंग्यान को डर था कि यून अपनी कम उम्र के कारण नासमझी में पड़ जाएगा। इस निर्लज व्यक्ति से बेपरवाही से लड़ना और अंततः उसकी चाल में फंस जाना ही उसकी गलती होगी। एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से यी यून को गंभीर रूप से घायल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएगा।
हालांकि कांगयान की मौजूदगी में यी यून की जान को कोई खतरा नहीं था, फिर भी अगर ताया दिव्य साम्राज्य के नंबर 1 व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा होता तो कांगयान को बेहद गुस्सा आता। यी यून चुप रही और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बैंगनी रंग के कपड़े पहने ये युवक संभवतः अपनी उम्र के कारण जून यू से अधिक मजबूत था। फिलहाल यी यून के लिए जून यू से अधिक शक्तिशाली किसी से लड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं मुरोंग फी हूँ, मेरा नाम याद रखना क्योंकि तुम मुझसे हारोगे। भविष्य में चाहे तुम कितनी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लो, ये सच्चाई नहीं बदलेगी कि तुम उस औरत जैसी हो जिसके साथ मैंने संबंध बनाए थे। भविष्य में चाहे वह कितनी भी प्रतिष्ठित हो जाए, वह फिर भी वही होगी जिसके साथ मैंने संबंध बनाए थे। हाँ हाँ हाँ। बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक जोर से हंस पड़ा। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि यी यून आत्मसमर्पण कर सकता है, लेकिन वह ऐसा होने कैसे दे सकते थे। यदि यी यून आत्मसमर्पण कर देता तो वह यी यून को बेरहमी से नहीं पीट सकता था और वह व्यक्ति नहीं बन सकता था जिसने एक युवा महान सम्राट को हराया था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यी यून इस समय पूरी तरह से थक चुका है। जब तक वह यी यून को हरा देता, यह एक निश्चित बात होती। चाहे वह उसके परिवार में हो या उसके करीबी लोगों में, उसे अपनी बड़ाई करने का पूरा अधिकार होता। एक ऐसे व्यक्ति को हराने के बारे में सोचना ही बहुत अच्छा लग रहा था जिसे युवा महान सम्राट के रूप में जाना जाता था। अध्याय 340 ध्वनि संचरण। तो फिर क्या हुआ बच्चे, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? मुरोंग फी ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और यी यून की भुआओं की ओर तान दी। उसका चेहरा तिरस्कार और चुनौती से भरा था। क्या ताया दिव्य साम्राज्य के सबसे युवा लोगों में नंबर 1 माने जाने वाले व्यक्ति में हिम्मत है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते तो जल्दी से दया की भीख मांग लो। मुरोंग फी का अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि यी यून आत्मसमर्पण करने वाला है। यी यून से न लड़ पाने से उसे अफसोस होगा क्योंकि वह शेखी बघारने का अधिकार खो देगा। लेकिन फिर भी वो उकसाना जारी रखना चाहता था क्योंकि हो सकता है कि यी यून गुस्से में आकर उसकी चुनौती स्वीकार कर ले। भले ही यी यून ने चुनौती स्वीकार न की हो, लेकिन ये सब कहने से मुरोंग फी को अच्छा लगा। भविष्य में वह अपने चहेतों और परिवार में शेखी बघार सकता था कि ताया दिव्य साम्राज्य का सर्वोपरि व्यक्ति यी यून, जिससे एक दिन महान सम्राट बनने वाला माना जाता था, उसके हाथों अपमानित हुआ और उसने पलटवार नहीं किया और अंततः दुम दबाकर आत्मसमर्पण कर दिया। ये प्रभाव लगभग अस्वीकार्य था। मुरोंग फी की उकसाहट को देखकर ताया डिवाइन सिटी के सभी योद्धा क्रोधित हो गए। उनमें से कई लोग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। अरे यार, मैंने कभी इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और मुरोंग फी की ओर इशारा करते हुए गाली दी। मुरोंग फी तो गंदगी से कम नहीं है, और वो मुरोंग गुआंग, लगता है दोनों एक ही खानदान के हैं। एक दूसरे से ज्यादा बेशर्म है। धत्तेरे की, अभी भी उछल कूद कर बकवास कर रहा है, ऐसे दिखावा कर रहा है जैसे खुद को बहुत महान समझता हो। पहले क्यों नहीं लड़ा? ये तो भूसे के बोरे जैसा है। अगर यी यून में 30% भी ताकत बची होती तो ये इसे एक ही झटके में खत्म कर देता। ये घमंड करने की हिम्मत कैसे करता है? कुत्ते का भौंकना भी तुम्हारी चीख से बेहतर लगता है। ताया दिव्य साम्राज्य के योद्धा श्राप देने में काफी माहिर थे। हालांकि मुरोंग फी की चमड़ी शहर की दीवारों से भी अधिक मोटी थी। वह विचलित रहा। तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे गाली दी? मालकिन, ये व्यक्ति तो हद ही बेशर्म है। ल्यूओ हुआर के बगल में खड़ी नौकरानी डोंगर ने अपनी गुलाबी और कोमल मुठियां भींच ली और गुस्से से उसका गोलमटोल चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। ये कहते हुए उसकी अविकसित छाती एक छोटे गुब्बारे की तरह ऊपर नीचे हिलने लगी। ल्यूओ हुआर ने मुरोंग फी को घृणा और चिड़चिड़ेपन भरी निगाहों से देखा। उसने पहली बार इतना बेशर्म मेढक देखा था। उसकी तुलना में वह घिनौना यी यून तो किसी देवदूत जैसा था। मुरोंग फी को इतना घमंडी देखकर और फिर यी यून की ओर मुड़कर देखते हुए ल्यूओ हुआर की काली आंखें मानो इधर उधर घूमने लगी, मानो वह कुछ सोच रही हो। ल्यूओ हुआर दुविधा में पड़ गई थी। उसने अपनी नन्ही उंगलियों से अपने चिकने माथे को रगड़ा, मानो वह अभी भी फैसला करने में संघर्ष कर रही हो। फिर उसने धीरे से खुद से कहा, बस एक बात, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ... इस समय डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज पर रेफरी ने यी यून की ओर देखा। यी यून, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हो? ये देखकर कि यी यून अभी भी चुप है, रेफरी के पास पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यी यून, उनके जाल में मत फंसो। इतनी बड़ी लड़ाई के बाद हार मानना शर्मनाक नहीं है। वहीं दूसरी ओर वह मुरोंग फी इतना निर्लज है कि लोग उससे नफरत करते हैं। तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए। अगर तुम उससे लड़ोगे तो तुम्हारी और भी ज्यादा बेइज्जती होगी। चू शियाओरान को डर था कि यी यून जाल में फंस जाएगी। कैंगयान ने देखा कि यी यून आत्मसमर्पण करने का इरादा नहीं रखता, इसलिए वह खड़ा हो गया और बोला, मैं यी यून का प्रतिनिधित्व करूंगा और आत्मसमर्पण कर दूंगा। जैसे ही कांगयान ने यह कहा, चुप बैठा यी यून अचानक अपना हाथ उठाकर बोला, रुको, मैं इस लड़ाई को स्वीकार करता हूँ। क्या? यी यून के ऐसा कहते ही सब लोग दंग रह गए। हर कोई समझ सकता था कि यी यून अपनी सहनशक्ति की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वो मुरोंग फी को हरा नहीं सकता था, फिर भी उसने चुनौती स्वीकार कर ली। क्या ये खुद को चोट पहुंचाने से कम नहीं था? हा 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 हा। मुरोंग फी जोर से हंसा, बहुत खूब। मैंने पहले सोचा था कि तुम डरपोक हो, लेकिन अब मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। तुम डरपोक नहीं, बल्कि पूरे बेवकूफ हो। अच्छा, चलो लड़ते हैं। मैं तुम्हें कुत्ते की तरह पीटूंगा। मुरोंग फी ने अपने चेहरे पर अत्यधिक उत्साह के साथ अपनी मुठ्ठियां भींच ली। इतनी जल्दी मत करो, मैं ताया डिवाइन सिटी के समग्र समूह मुकाबले का नेता हूँ। मैं चू शियाओरान को अपनी जगह कमान सौंप सकता हूँ। यी यून ने ये कहते हुए मंच पर नीचे चू शियाओरान की ओर देखा। ये सुनकर चू शियाओरान स्तब्ध रह गई। क्या वह उसे अपनी जगह लड़ने दे रहा था? किशोर वर्ग के मुकाबलों में वह हारी नहीं थी, इसलिए टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार जो भी पराजित नहीं हुआ था उसे लड़ने का अधिकार था।
इसमें वेन यू और कुछ अन्य प्रथम वर्ष के साधक शामिल थे, लेकिन वह मुरोगफी की बराबरी नहीं कर सकती थी। मुरोगफी युआन फाउंडेशन क्षेत्र का योद्धा था और उम्र के अंतर के कारण चू शियाओरान को मुरोगफी से लड़ने की कोशिश में केवल हार का सामना करना पड़ता। इसके अलावा मुरोगफी एक निर्लज किस्म का व्यक्ति प्रतीत होता था जो किसी भी हद तक जा सकता था। ये यून चाहती थी कि वह लड़े। चू शियाओरान पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसी क्षण ये यून की युआनची की वाणी उसके कानों में गूंजी, इसे लंबा खींचो, वेन्यू और बाकी सबको भी ऊपर जाने दो। मंच पर जाने से पहले जितना हो सके उतना समय टालने की कोशिश करो। कोशिश करो कि 1-2 अगरबत्तियां जलने जितना समय लगे। जितना ज्यादा समय हो उतना अच्छा। जब लड़ाई शुरू हो तो तुरंत आत्मसमर्पण कर दो। ये यून की बात सुनकर चू शियाओरान चौंक गई। क्या 1-2 अगरबत्तियां जलने में लगने वाले समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा? इस वैकल्पिक दुनिया में एक अगरबत्ती उतनी देर के बराबर थी जितनी देर में कोई व्यक्ति 100 सांसें लेता था। तारांकन ये यून के लिए 100-200 सांसें लेने का समय बिल्कुल अपर्याप्त था, भले ही इसमें देरी हो रही हो। ये यून की स्थिति ऐसी थी कि उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। उसे ठीक होने में लगभग 4-5 दिन लगे, और यह भी तब संभव था जब उसने ठीक होने के लिए हर तरह की बहुमूल्य सामग्री का इस्तेमाल किया। ये यून, तुम क्या कर रही हो? चू शियाओरान ने चिंता से पूछा। उसकी चाल में मत फंसो। वह मुरोगफी जानबूझकर तुम्हें उकसा रहा है ताकि वह खुद चमक सके। ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, मुरोगफी मुझे चाहे जितना भी उकसाए, मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी नजर में वह बस एक मंदबुद्धि है। अगर मुझे किसी मंदबुद्धि से परेशानी होती तो क्या मेरी बुद्धि भी उसी मंदबुद्धि जैसी नहीं होती? ये यून के शब्दों ने चू शियाओरान को तुरंत अवाक कर दिया। तो फिर तुम? मुझे सिर्फ जीतना है। मैं इस ग्रुप चैंपियनशिप को जीतना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये चुनौती स्वीकार की है। तुम, वेन यू और बाकी जूनियर खिलाड़ी, मेरी मदद करो। टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार जब एक पक्ष किसी व्यक्ति को मंच पर लड़ने के लिए भेजता था तो दूसरा पक्ष भी चुनौती स्वीकार करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेज सकता था। ताया डिवाइन सिटी की ओर से केवल ये यून ही एकमात्र शक्तिशाली योद्धा था। इसी कारण ये यून ने अंत तक लड़ाई लड़ी। तुम जीतना चाहते हो? क्या हम इन परिस्थितियों में जीत सकते हैं? चू शियाओरान स्तब्ध रह गई। ये यून की बातें बिल्कुल अविश्वसनीय थीं। मैं कोशिश करके देखूंगी। मुझे भी ज्यादा भरोसा नहीं है और मुझे नहीं पता कि क्या होगा। इतना कहकर ये यून दिव्य वन्य मंच से चली गई। चू शियाओरान पूरी तरह से असमंजस में थी। हाँ, तुमने सचमुच एक औरत को अपनी ढाल बना लिया, कमाल कर दिया। ये यून के दिव्य वन्य मंच से उतरते ही मुरोगफी जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी बेकाबू थी और उसमें थोड़ी शरारत भी थी। छोटी सुंदरी, आओ और इस बड़े भाई के साथ खेलो। वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो। चिंता मत करो, मैं नरमी से पेश आऊंगा। सामाजिक मानदंडों के विपरीत मुरोगफी की निगाहें चू शियाओरान के शरीर पर घूमती रहीं और उसकी जांघों पर, फिर उसकी छाती पर टिक गईं। इससे चू शियाओरान को बहुत गुस्सा आया। वह सचमुच जोश में आकर मुरोगफी से लड़ना चाहती थी, लेकिन उसे ये यून की बातें याद आ गईं और उसने खुद को रोक लिया। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए घमंडी रहने दूंगा। हालांकि चू शियाओरान को यह नहीं पता था कि ये यून क्या कर रहा है, और ये यून ने कहा कि उसे ज्यादा भरोसा नहीं है, फिर भी उसे ये यून पर अटूट विश्वास था। उसे लगता था कि वह कोई चमत्कार कर सकता है। ये सोचकर चू शियाओरान ने रेफरी से कहा, माफ कीजिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी अचानक लड़ाई में उतरना पड़ेगा। मैं कुछ देर तैयारी करना चाहती हूँ। रेफरी थोड़ा हैरान था। तैयार हो जाओ। हालांकि रेफरी को यह नहीं पता था कि चू शियाओरान को क्या तैयारी करनी है, फिर भी उसने सिर हिलाकर सहमति दी। ठीक है। ... इस समय तक ये यून अखाड़े से निकल चुका था। उसकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। हालांकि उसकी ऊर्जा काफी हद तक कम हो चुकी थी, फिर भी वह ऐसी गति बनाए रख सकता था जो मनुष्यों की तुलना में 100 गुना अधिक थी। कुछ सांसें लेने में जितना समय लगा उतने में ही वह कुछ 100 मीटर दूर एक पत्थर की झोपड़ी के सामने पहुंच गया। ताया दिव्य नगरी में सड़कों के किनारे ऐसी कई साधारण पत्थर की झोपड़ियां थीं। ये झोपड़ियां लोगों को थोड़ी देर आराम करने के लिए बनाई गई थीं। इस समय पत्थर की झोपड़ी के अंदर लाल रंग के कपड़े पहने एक लड़की थी। वह आंगन की रेलिंग पर आराम से बैठी थी, रेलिंग के बगल में एक पेड़ से टेक लगाए हुए। उसके दोनों छोटे पैर हवा में लटक रहे थे। उसके लटकते पैर ऐसे लग रहे थे मानो कोई लड़की अपने पैरों की उंगलियों से पानी की सतह को छू रही हो। लुओ हुए, ये यून लुओ हुए के युआन क्यों ये आवाज प्रसारण के कारण बाहर आया। मिस लुओ, क्या आपके पास कोई वीरान अस्थि अवशेष है जो जल्दी से शक्ति बहाल कर सकता है? अवशेष? ओह, मुझे लगता है ऐसा ही है। लुओ हुआ ने किसी और बात में मग्न रहते हुए ये यून के प्रश्न की पुष्टि करते हुए जवाब दिया। क्या ऐसी कोई पवित्र वस्तु है? ये यून को इस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। एक ऐसी पवित्र वस्तु जो पूरी तरह से थके हुए व्यक्ति की अधिकांश या पूरी शक्ति को तुरंत बहाल कर सके, वह तो ताया दिव्य नगर के नगर स्वामी के पास भी नहीं थी। योद्धाओं के लिए अवशेषों को आत्मसात करने की एक प्रक्रिया थी। अवशेषों से शक्ति तो वापस आ जाती थी, लेकिन उनका प्रभाव धीमा था। वास्तव में उनका प्रभाव बहुत सीमित था। यहाँ तक कि उसने जिस गोल्डन क्रो प्रजाति के रक्त का प्रयोग किया था उसका भी इतना असाधारण प्रभाव नहीं था। हालांकि यह अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन लुओ हुआ एर के पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। इस स्थिति में वह अपनी शरारती हरकतों को अंजाम नहीं दे सकती थी। तुम्हारे पास सचमुच ऐसी कोई पवित्र वस्तु है? क्या वह बहुत कीमती नहीं होगी अगर तुम उसे मुझ पर इस्तेमाल करो? ये यून ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लुओ हुआई का अतीत रहस्यमय था और उसके वर्णन के अनुसार उस पवित्र वस्तु का मूल्य सामान्य ज्ञान से परे असामान्य रूप से अधिक होगा। ये यून की बातें सुनकर लुओ हुआ एर थोड़ी अवाक रह गई। उसके पास इतना अद्भुत अवशेष कैसे हो सकता है? वह तो अपनी एक विशेष क्षमता के कारण ही ये यून की शक्ति वापस ला पाई थी।
हालांकि उसकी इस क्षमता का प्रदर्शन करना उचित नहीं था क्योंकि यह उसके परिवार, गोत्र और जाति से संबंधित थी। वह दूसरों को इसके बारे में नहीं बता सकती थी। लुओ हुआर भी शरारती थी लेकिन झूठ बोलने में माहिर नहीं थी। वह बात को टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि ये यून फिर से पूछना चाहता है तो लुओ हुआर को गुस्सा आ गया और उसने उसे घूर कर कहा, ये सब बकवास बातें तुम्हें कहाँ से पता चली? बस यही रहो। ओह, ये यून का गला भर आया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कुछ क्षण पहले तक बुदबुदा रही लुओ हुआर अचानक अपना रवैया पूरी तरह बदल लेगी। लेट जाओ, लुओ हुआर ने घृणा भरी नजर से कहा और एक पत्थर की मेज की ओर इशारा किया। मेज की लंबाई लगभग 1 फुट थी और इसे देखकर ये यून थोड़ा अवाक रह गया। यह इतनी छोटी थी कि इस पर मुश्किल से बैठा जा सकता था, तो वह इस पर लेट कैसे सकता था? समय नहीं है, जल्दी करो, लुओ हुआर ने उससे आग्रह किया। ये यून के पास पत्थर की मेज पर लेटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये यून की लंबाई एक वयस्क जितनी थी, इसलिए उसके लिए इतनी छोटी पत्थर की मेज पर लेटना एक कलाबाजी जैसा था। अगर वह सावधान नहीं रहता तो गिर सकता था। जब लुओ हुआर ने ये यून की हास्यास्पद हालत देखी तो उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। वह सचमुच इस मौके का फायदा उठाकर ये यून को चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन समय की कमी के कारण उसने यह विचार छोड़ दिया। वह अपनी जाति की रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल करने ही वाली थी कि तभी उसे अवशेषों से संबंधित बात याद आ गई। इसलिए उसने अपनी अंतरस्थानिक अनुभूति से एक उजाड़ हड्डी का अवशेष निकाला और उसे ये यून की ओर फेंकते हुए कहा, यह विशेष औषधि है, इसे खा लो। कोई खास दवा? ये क्या है? ये यून अपने हाथ में चीनी की गोली जैसी दिखने वाली उस वस्तु को घूर रहा था। वह अवाक रह गया। क्या आपको लगता है कि यह लड़का बच्चा है? अब वह एक निर्जन स्वर्ग का स्वामी था और उसे इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। क्या ये कोई साधारण अवशेष नहीं था जो सड़कों पर कहीं भी खरीदा जा सकता था? क्या इससे उसकी ताकत जल्दी वापस आ जाएगी? क्या ये कोई मजाक था?